किसी और की प्रॉपर्टी को छुपाने में मदद कर रहे हो तो सजा कितनी है? 3 साल तक की कैद, फाइन या फिर दोनों। ठीक है, अब हमारे पास आता है 324 से लेके 328 तक मिसशेफ। मिसशेफ को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मिसशेफ क्या है। 324 से 328 सिंपल सी बात है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। मिसशेफ रिफर्स टू अ बिहेवियर और एक्ट दैट कॉजेज हार्म, डैमेज और अनॉयंस और टू प्रॉपर्टी और पीपल, ऑफन डन इंटेंशनली बट समटाइम विदाउट मैलिशियस इंटेंट। ये क्या कह रहा है? मिसशेफ और कुछ भी नहीं, एक ऐसा अपराध है जिसमें आप कभी किसी सामने वाले व्यक्ति के साथ कुछ गलत करते हो, कई बार इंटेंशनली, कई बार अनइंटेंशनली, उसके प्रॉपर्टी का कोई नुकसान पहुंचाते हो जिससे सामने वाले को कोई नुकसान फेस करना पड़े। ठीक है, अच्छा डाउरी डेथ बता रहे हो, ठीक है। मैं कहूं सब लोग एकदम कमेंट सेक्शन में 80 क्यों लिखने लगे? मिसशेफ को हिंदी में हम रिष्टि कहते हैं। ठीक है, रिष्टि का अर्थ एक ऐसा कार्य है जो जानबूझकर किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, किसी को हानि दे या परेशान करे। चलो समझने की कोशिश करते हैं। सेक्शन नंबर 324 मिसशेफ की बात करता है। डेफिनेशन क्या कहती है? अ पर्सन कमिट्स मिसशेफ इफ दे विथ इंटेंट और नॉलेज कॉजेस, या तो उनके पास इंटेंशन है या तो नॉलेज है या तो दोनों है। क्या कर रहे हैं? किसी सामने वाले व्यक्ति को कोई रॉन्गफुल लॉस या डैमेज कॉज कर रहे हैं टू द पब्लिक और एनी इंडिविजुअल बाय डिस्ट्रॉइंग प्रॉपर्टी or making changes to property or its situation that diminishes its value, utility or affects or injuriously। अब ये क्या कह रहा है कि सर अगर आपने कोई एक व्यक्ति ने मिसशेफ कमिट किया, ये कैसे बोलेंगे? या तो उस व्यक्ति ने इंटेंट के साथ या तो उस व्यक्ति ने नॉलेज के साथ क्या किया, एक रॉन्गफुल लॉस या डैमेज कॉज किया पब्लिक को या किसी इंडिविजुअल को। कैसे? या तो उसकी संपत्ति को तोड़ के, नुकसान पहुंचा के, या फिर उसकी संपत्ति में ऐसे बदलाव करके या उस सिचुएशन में ऐसे बदलाव करके जो उसकी संपत्ति की वैल्यू गिरा देते हैं। अब इसको बहुत अच्छे से समझना है हमें। कैसे? अब इसको ध्यान से देखो। ठीक है, अब इसके जो इंग्रेडिएंट क्या है? सबसे पहले इंटेंट या नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि वो जो एक्ट है वो डिस्ट्रक्शन या चेंज कर रहा है। ठीक है, थैंक यू टू अभिषेक सर, कॉफी आ गई मेरे पास। नहीं आप अच्छा चलो ठीक है, चलो हाँ ठीक है, चलो ये बात हो गई। ठीक है, तो इसका इंटेंट क्या है? सबसे पहला इंटेंट और नॉलेज, कि सामने वाले के पास इंटेंशन और नॉलेज होना चाहिए। दूसरा क्या है? एक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन और चेंज, यानी कि आपने एक्ट से उसकी प्रॉपर्टी को या तो नुकसान पहुंचाया या उसमें कुछ ऐसा बदलाव किया जिससे क्या हुआ, जिससे जो है सामने वाले की प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर गई। या उसका इफेक्ट क्या है कि वो जो उसका इफेक्ट है, उसका इफेक्ट ऐसा आया कि भैया उससे सामने वाले की प्रॉपर्टी में नुकसान पहुंचा, तो उसको हम क्या कहेंगे? मिसशेफ कहेंगे। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल सिंपल है, आपने किसी की कोई गाय है वो जो दूध देती थी, अब आपने क्या किया? उस गाय को कोई ऐसा इंजेक्शन लगवा दिया जिससे वो दूध देना बंद कर दे, सामने वाले की प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया। या आपने क्या किया? सामने वाले की फसल लगी हुई थी, आपने उसमें कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े छोड़ दिए जिससे वो पूरी फसल खराब हो गई, सामने वाले की प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया। सामने वाले की एक जमीन है जो कि बहुत उपजाऊ है, या फिर सामने वाले की कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें एक बहुत बढ़िया फोटो बूथ बना हुआ है, वहां पे लोग आके टूरिस्ट फोटो खिंचवाते हैं। आपने उस फोटो बूथ में कुछ ऐसे तोड़फोड़ करी जिससे वो प्रॉपर्टी डिमिनिश हो गई, अब उसमें कोई फोटो नहीं खिंचवाता, सामने वाले का आपने नुकसान कर दिया। यानी कि आप कौन सा अपराध कर रहे हैं? मिसशेफ का अपराध कर रहे हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब इसमें जो है हमें क्या देखना है कि अगर मिसशेफ जो है वो क्या कर सकता है? 6 महीने तक की आपको कैद दे सकता है, प्लस फाइन भी दे सकता है। If mischief causes loss or damage to any property, including the property of government or local authority, the punishment can be imprisonment for up to 1 year। अगर सरकार या लोकल अथॉरिटी के साथ आप मिसशेफ करते हो तो सर कितना आपकी सजा होगी? 1 साल तक की कैद होगी। If mischief causes loss or damage amounting to 20,000 rupees or more, but less than 1 lakh rupees, अगर 20,000 रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है लेकिन 1 लाख से कम का हुआ है तो सजा कितनी है? 2 साल तक की कैद और फाइन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो, इफ मिसशेफ कॉजेज लॉस और डैमेज अमाउंटिंग टू 1 लाख रुपीज और मोर, अगर 1 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है किसी को तो आप 5 साल तक के लिए उसको जेल में डाल सकते हो। इफ मिसशेफ इज कमिटेड विथ preparation to cause death, hurt, wrongful restraint or fear of death, hurt or wrongful restraint, the punishment can be imprisonment up to 5 years। अगर सामने वाला मिसशेफ आपको इस बात से डराते हुए कर रहा है या इस तैयारी से कर रहा है कि मैं सामने वाले को भी क्या करूंगा? wrongfully restrain करूंगा, हर्ट पहुंचाऊंगा, या फिर मैं इसको क्या करूंगा, या फिर मैं उसकी डेथ कॉज करूंगा, तो फिर 5 साल तक की कैद हो सकती है। बात समझ में आ रही है? एकता दी, बहुत ज्यादा नहीं बचा है क्लास, ठीक है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, उसको हम जैसे देखो मिसशेफ कितनी जल्दी खत्म हो रहा है। ठीक है,
अब इसके बाद हमें आगे क्या देखना है, इसको ध्यान से देखो। मिसशेफ अगर एनिमल के साथ किया जाए, मिसशेफ बाय किलिंग और मेमिंग एनिमल। किलिंग का मतलब क्या होता है, जान से किसी जानवर को मार देना। किसी के घर में बहुत बड़ी गौशाला है या किसी के घर में बहुत सारी बकरियां पली हुई हैं जिसको वो क्या करते हैं, जिसका दूध वूध वो बेचते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने उन सारी बकरियों को जहर दे के मार दिया तो उसकी सजा यहां लिखी है। या फिर उसने क्या किया, मेम कर दिया। मेम करने का मतलब क्या है, उसके हाथ पैर काट दिया या उसको बिल्कुल यूजलेस बना दिया। Whoever commits mischief by killing, poisoning, maiming or rendering useless any animal shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years or with fine or both। 5 साल या उससे ज्यादा तक के लिए आप उसको क्या कर सकते हो, जेल में डाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या आता है सर, इसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 326। क्या कहता है, मिसशेफ बाय इंजुरी, inundation, fire, explosive substances etc. mischief causing आपका decrease in the water supply for agricultural purpose, food, drink और human और animals, cleanliness और manufacturing। ये क्या कह रहा है, आपने कोई ऐसा मिसशेफ किया जिससे एग्रीकल्चर के लिए पानी नहीं आ पा रहा है, जानवरों की मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है, यानी कि जानवरों को नुकसान पहुंचाने के लिए या खाना वाना खिलाने के लिए पानी का सप्लाई रोक दिया है या फूड सप्लाई रोक दिया है, तो 5 साल तक की कैद हो सकती है। मिसशेफ जो है आपका रेंडरिंग एनी पब्लिक रोड, ब्रिज, रिवर, नेविगेटेड चैनल नेचुरल और आर्टिफिशियल, इम्पॉसिबल और लेस सेफ फॉर ट्रैवल। या फिर आपने क्या किया, मिसशेफ ऐसा कमिट किया जिससे कि कोई मोड ऑफ ट्रैवल है, ब्रिज है, कोई कैनाल है, वो सेफ नहीं बची ट्रैवल करने के लिए या लेस सेफ हो गई, उसमें कुछ ऐसी तोड़फोड़ कर दी क्योंकि आपने प्रॉपर्टी किसकी तोड़ी, सरकार की किसी प्रॉपर्टी के खिलाफ भी मिसशेफ कर सकते हैं। तो उस परिस्थिति में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और ऐसी चीजों को अगर गड़बड़ किया तो भी आपको 5 साल की कैद और फाइन दोनों देना पड़ सकता है। मिसशेफ कॉजिंग इनंडिएशन एंड ऑब्स्ट्रक्शन टू पब्लिक ड्रेनेज। अगर पब्लिक ड्रेनेज या फिर ये जो आपने देखा होगा बड़े बड़े जो ड्रेनेज सिस्टम लगे होते हैं, सीवरेज होते हैं, उसके साथ अगर कुछ गड़बड़ करी तो 5 साल की कैद। डिस्ट्रक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ एनी नेविगेशन साइन और सिग्नल। ये जो नेविगेशन साइन है कि इस तरफ से कानपुर है, इस तरफ से लखनऊ है, जिससे लोग जाते हैं, लोगों को परेशान करने के लिए गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का नुकसान किया, 7 साल तक की कैद और फाइन देना पड़ सकता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ अ लैंडमार्क फिक्स्ड बाय अ पब्लिक सर्वेंट। कोई लैंडमार्क पब्लिक सर्वेंट ने लगाया कि यहां पे पार्किंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसके साथ किया, 1 साल तक की कैद। मिसशेफ इन्वॉल्विंग फायर और एक्सप्लोजिव। अगर फायर और एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल किया तो 7 साल की कैद और फाइन। मिसशेफ इन्वॉल्विंग फायर और एक्सप्लोजिव इंटेंडिंग टू डिस्ट्रॉय अ बिल्डिंग। अगर आप किसी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करने के इंटेंट से इसका इस्तेमाल करते हो तो उम्र कैद 10 साल प्लस उसके साथ ही साथ फाइन भी लगाया जा सकता है। ठीक है, चलो अभी क्या कह रहा है कि अगर आप कभी रेलवेज, एयरक्राफ्ट या डेक्ड वेसल के साथ अगर जिसका 20 टन से ऊपर का बर्डन है उसके साथ अगर आप कभी कुछ ऐसा करते हो तो आपकी सजा कितनी होगी सर, ये हो सकती है 10 साल तक की कैद प्लस उसके साथ साथ फाइन भी हो सकता है। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, फायर एक्सप्लोजिव के साथ ये काम करने की कोशिश करता है तो उम्र कैद होगा प्लस उसके साथ ही साथ 10 साल और फाइन होगा। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई है। फिर आता है 328 पनिशमेंट फॉर इंटेंशनली रनिंग वेसल अग्राउंड अशोर विथ इंटेंट टू कमिट थेफ्ट। अच्छा नहीं, ये वाला तो नहीं है हमारे पास। ठीक है, चलो अब हमारे पास एक और छोटा सा चैप्टर आता है रिलीजन का। ये जो आपके धर्म से जुड़े हुए अपराध होते हैं, ठीक है। लाइट को विदाउट लाइसेंस यूज, लाइट को बिना लाइसेंस के कैसे यूज करते हैं? एडवोकेट SD मीर जी, थैंक यू सो मच दिनेश गुरवे जी। चलो चलो बहुत बढ़िया। नहीं हमारा डिनर अभी कहाँ होगा यू कैन ड्रिंक वाटर। हाँ मैं पानी पीऊंगा, डोंट वरी गाइज, डोंट वरी। चलो ठीक है, चलता रहता है ये सब तो हमारा चलता रहता है। हाँ चलो अब जो रिलीजन वाले ऑफेंस है फटाफट उसको देखते हैं। रिलीजन रिफर्स टू अ सिस्टम ऑफ बिलीफ्स। भाई हमें पता है धर्म का मतलब क्या होता है। अब इसी धर्म से जुड़े हुए जो अपराध है उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, सेक्शन नंबर 298 इसके बारे में बात करता है। इंजूरिंग और आपका डिफिलिंग प्लेस ऑफ वर्शिप विद इंटेंट टू इंसल्ट रिलीजन। अब आप क्या कर रहे हो, कोई डैमेज कर रहे हो, कोई डिस्ट्रक्शन कर रहे हो या किसी प्लेस ऑफ वर्शिप को क्या कर रहे हो, नुकसान पहुंचा रहे हो। और आपको पता है कि ये एक्ट जो आप कर रहे हो उसमें आपका ये गलत काम करने का इंटेंशन भी और आपको नॉलेज भी है कि इसका आउटकम क्या होगा। तो इसकी पनिशमेंट क्या है, 2 साल तक की कैद, फाइन और प्लस दोनों भी लगाया जा सकता है। ये ऑफेंस कैसा होगा, कॉग्नाइजेबल, नॉन बेलेबल और कोई भी मजिस्ट्रेट इसको ट्राई कर सकता है।
299 क्या आता है? इंसल्ट और अटेम्प्टिंग टू इंसल्ट रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ एनी क्लास ऑफ सिटीजंस। ये क्या कह रहा है कि भैया आपने इंसल्ट करने की कोशिश करी किसी धर्म की या किसी धर्म के बिलीफ की, या पर्टिकुलरली ऐसे किसी सब्जेक्ट मैटर में जहां पे आप किसी धर्म को इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ये मेथड ऑफ इंसल्ट कैसा हो सकता है? आपने कोई ऐसा शब्द बोल दिया जिससे धर्म के सेंटिमेंट है हर्ट हुए, कोई साइन है, या फिर कोई विजिबल जो है मतलब आपका प्रेजेंटेशन है, या फिर इलेक्ट्रॉनिकली आपने कोई ऐसी बात शेयर करी जिससे किसी धर्म के आस्था को ठेस पहुंचे, तो हम क्या कहेंगे कि सर आपने इस इंटेंट के साथ किसी धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए ऐसा काम किया है, और इसकी सजा क्या है सर? 3 साल तक की कैद, फाइन या फिर दोनों। कॉग्नाइजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस ये होगा। उसके बाद आता है 300, ये क्या है? डिस्टर्बिंग एन असेंबली दैट इज लॉफुली एंगेज्ड इन अ रिलीजियस वर्शिप और रिलीजियस सेरेमनीज। आपने कई बार देखा होगा कि लोग धर्म यात्रा निकालते हैं या सड़कों पे होते हैं या वो पूजा पाठ या कोई भी मतलब अपने धर्म को प्रमोट कर रहे होते हैं, रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, और आपने उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करी इस इंटेंट के साथ, तो आपको 1 साल तक की कैद, फाइन या फिर दोनों दिया जा सकता है। उसके बाद आता है 301, ये क्या कहता है? कमिटिंग एनी ट्रेसपास इन अ प्लेस ऑफ वर्शिप। अगर आप क्या करो, किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप में कोई ट्रेसपास करो। एक बड़ा पॉपुलर वीडियो है, वहां पे एक व्यक्ति क्या करता है, एक व्यक्ति एक गुरुद्वारे के अंदर एंटर करता है और जो उनकी गुरु ग्रंथ साहिब रखी हुई है उसको छूने की कोशिश करता है। अब गुरुद्वारे के अंदर एंट्री हर एक व्यक्ति की अलाउड है, उनका धर्म अलाउ करता है, लेकिन ये कितनी गलत बात है कि आपने क्या किया, किसी प्लेस ऑफ वर्शिप में बगैर उनकी इजाजत के और उनके सेंटिमेंट को हर्ट करते हुए, आपने सिर पे कपड़ा नहीं बांधा, जो जिस चीज की वो पूजा करते हैं आप उस सेंटिमेंट को हर्ट करके उस चीज को छूने की कोशिश कर रहे हैं, या उनका जो हर एक धर्म का अपना रूल और रेगुलेशन होता है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में क्या होगा कि सर अगर आप किसी भी मंदिर में जा रहे हैं तो आप लेदर वेदर की चीज ना पहने, अब अगर आप जानबूझ के वो पहने। किसी मस्जिद में क्या होता है कि सर मस्जिद में ये है कि आप जो है क्या करेंगे, उनके सेट ऑफ बिलीफ्स को आपको फॉलो करना है। या फिर क्या होगा कि सर कोई वुमेन वहां एंटर नहीं करेगी, अब इस परिस्थिति में कोई वुमेन एंटर करने की कोशिश करे। सिक्स में आपने क्या देखा होगा कि सर पे हमेशा कपड़ा बंधा होना चाहिए, गुरु ग्रंथ साहिब की आपको रिस्पेक्ट करनी है। क्रिश्चियंस में भी है कि जो फादर हैं, जीसस हैं, उनके लिए आपको रिस्पेक्टफुल रहना है। अब इस परिस्थिति में अगर आप इन सेंटिमेंट को ठेस पहुंचाते हुए कभी अंदर घुसने की कोशिश करो, या क्या करो कि आप कभी भी किसी प्लेस ऑफ वर्शिप में ट्रेसपास करो। ट्रेसपास मतलब बिन बुलाए मेहमान की तरह जाओ। अ प्लेस ऑफ या फिर आपका कोई टॉम साइट या बरियल हो, जैसे ताजमहल है, वो क्या एक बरियल है जहां पे बरी किया गया है किसी को और उसके बाद वो प्लेस ऑफ वर्शिप बना है। ताजमहल नहीं है लेकिन ऐसे कई प्लेसेस होते हैं। अ प्लेस सेट अपार्ट फॉर आपका फ्यूनरल राइट्स, या फिर कोई ऐसी जगह जो आपके रिलीजियस प्लेस है जहां पे लोगों का फ्यूनरल किया जाता है, लास्ट राइट्स किए जाते हैं। अब इस परिस्थिति में आपने क्या किया, या फिर आप क्या कर रहे हो, इनडिग्निटी परफॉर्म कर रहे हो किसी ह्यूमन कॉप्स पे, या फिर कोई ऐसा डेड बॉडी है किसी धर्म का, मतलब कोई एक व्यक्ति है उसके साथ आप कुछ इनडिसेंटली बिहेव कर रहे हो, जो कि उनके जो उसके धर्म के लोग हैं उनको उनके सेंटिमेंट को हर्ट कर सकता है। उसके साथ ही साथ कॉजिंग डिस्टर्बेंस टू एनी पर्सन असेंबल्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ फ्यूनरल, या फिर कोई व्यक्ति फ्यूनरल के लिए आया है और आप क्या कर रहे हो, उनके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो, तो उस परिस्थिति में हम क्या किया जाएगा, अगर इंटेंट और नॉलेज के साथ किया गया है तो हम उसको पनिशमेंट कितनी देंगे, 1 साल तक की कैद, फाइन या फिर दोनों की पनिशमेंट दी जा सकती है। 302 क्या कहता है, अटरिंग वर्ड्स, मेकिंग साउंड्स, जेस्चर्स और प्लेसिंग ऑब्जेक्ट्स इन साइट टू डेलिबरेटली इंसल्ट समवन्स रिलीजियस फीलिंग। अगर आप कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें, कोई ऐसा तरीका अपनाएं जिससे आप सामने वाले की रिलीजियस फीलिंग को हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या होगा सर, वो सर पनिशेबल होगा 1 साल तक की कैद, फाइन और दोनों के साथ। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए उसके बाद हमें क्या लिखा हुआ है, 298 से 302 तक हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया और आपने इसको अच्छे से समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और फाइनली डाउरी डेथ वेथ के बारे में कौन पूछ रहा था, डाउरी डेथ आ चुका है भाई। चलो जल्दी से, ज्यादा टाइम, अब क्लास कब स्टार्ट हुई है, क्लास को स्टार्ट हुए एग्जैक्ट टाइम हो चुका है 5 घंटे और 42 मिनट्स, ठीक है। चलो शाम को 7 से मैंने क्लास शुरू कर दी थी। अब अगले सेट ऑफ ऑफेंसेस आते हैं मैरिज से जुड़े हुए, शादी से जुड़े हुए अपराध, ठीक है, शादी विवाह। चलो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से सेक्शंस हैं और हमें क्या क्या यहां पे समझना है। सेक्शन नंबर 80 से 87 तक शुरुआत होती है डाउरी डेथ से और किडनैपिंग अबडक्शन तक जाता है। इसको फटाफट समझने की कोशिश करो, ये वो वाला किडनैपिंग नहीं है, दूसरा है, ध्यान से समझना, ठीक है। चलो क्या कह रहा है, सेक्शन नंबर 80 डाउरी डेथ की बात कर रहा है। क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। डाउरी क्या है, एक बड़ी खराब प्रथा है, आपको पता है, दहेज प्रथा जिसको कहते हैं, उसके बारे में, डेथ के बारे में बात करता है।
डाउरी रिफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ मनी, प्रॉपर्टी, गुड्स और वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम द ब्राइड्स फैमिली टू द ग्रूम और हिज फैमिली इन कंडीशन ऑफ मैरिज। डाउरी इज अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। अब देखो ये क्या है, डाउरी का मतलब क्या होता है? डाउरी का मतलब है कि आप प्रॉपर्टी, गिफ्ट या कोई भी और मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी या कोई मनी या फिर कोई गुड्स आप क्या कर रहे हो, ब्राइड की तरफ से ग्रूम को दिया जा रहा है। चाहे ब्राइड डायरेक्टली ग्रूम को दे, ब्राइड ग्रूम की फैमिली को दे, या ब्राइड की फैमिली ग्रूम या ग्रूम की फैमिली को दे, उसको हम क्या कहते हैं? दहेज कहते हैं। अब सेक्शन क्या कहता है इसको ध्यान से समझो। डाउरी जो है 3 एलिमेंट में बचा हुआ है, क्रूएलिटी, डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी डेथ। ठीक है, अब इन तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है ये, चलो ध्यान से देखो। सबसे पहले हमें 304B आईपीसी का है, वो क्या कहता था? ये 1986 के अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। सेक्शन नंबर 80 को समझने की कोशिश करते हैं। डाउरी डेथ क्या होता है इसको ध्यान से समझो। अगर एक महिला की डेथ हो जाए बाय बर्न, यानी कि उसके शरीर में जलने के निशान हो, या इंजुरी हो, या अननेचुरल कॉजेज हो, यानी कि कोई नेचुरल कॉज नहीं है, कोई बीमारी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उसकी सडनली मौत हो जाए, तो उसको हम डाउरी डेथ के एम्बिट में ले सकते हैं। अभी तक उसमें डाउरी डेथ बोला नहीं है कि हो गई है, लेकिन डाउरी डेथ के एम्बिट में 100% वो आ गया है। अब ये क्या कह रहा है? टाइम फ्रेम अकर्स विद इन 7 years ऑफ मैरिज। अगर कभी भी कोई ऐसी महिला है जिसकी मृत्यु शादी के 7 साल के अंदर हो गई है, तो इस बात को प्रिज्यूम किया जा सकता है कि भैया डाउरी डेथ हुई होगी, इसको चेक करना पड़ेगा। हरासमेंट लिंक टू क्रूएलिटी और हरासमेंट फॉर डाउरी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स। हरासमेंट क्या है कि सर अगर कभी भी हस्बैंड या उसके परिवार की तरफ से कभी भी ये बात प्रूव हो जाए कि उसको क्रूएलिटी करी जा रही थी या उसके खिलाफ कोई ऐसा क्रूअल बिहेवियर किया जा रहा था जिससे ये बात पता चले कि वो डाउरी की डिमांड कर रहे थे, तो भी डाउरी डेथ प्रूव करी जा सकती है। प्रिजम्पशन क्या है? हस्बैंड और रिलेटिव्स आर डीम्ड टू रिस्पॉन्सिबल। अगर कभी भी 7 साल के पहले महिला की डेथ होती है और उसके ऊपर कोई ऐसी बॉडीली इंजुरी या ऐसा कोई मार्क दिखता है, तो ये बात प्रिज्यूम करी जाती है कि वो हस्बैंड और उसके रिलेटिव के द्वारा किया गया डाउरी डिमांड है, और अब फिर हस्बैंड के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है कि वो प्रूव करे कि ये डाउरी डेथ नहीं है। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है। वेयर द डेथ ऑफ अ वुमेन इज कॉज्ड बाय एनी बर्न और बॉडीली इंजुरी और अकर्स अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस विद इन 7 years of her marriage and it is shown that soon before her death she was subjected to cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband for in the connection with any deemed of dowry, such death shall be caused dowry death। अब ये बहुत बड़ा एक एंगल है। क्या कह रहा है? अगर एक महिला की मृत्यु का कारण ऐसा पता चले कि शादी के 7 साल के अंदर मृत्यु हुई है और या तो बॉडी में चोट के निशान है या जलने के निशान है या अननेचुरल कंडीशन में हुई है, कोई निशान नहीं है लेकिन अननेचुरल कंडीशन में हुई है और ये बात समझ में आ रही है कि मामला कुछ तो गड़बड़ है, और अगर ये बात प्रूव हो जाती है कि उसकी मृत्यु के ठीक पहले सून बिफोर हर डेथ क्या किया गया है, हस्बैंड या उसके किसी भी रिलेटिव के द्वारा डाउरी की डिमांड करी गई है, तो हम उसको डाउरी डेथ बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? डाउरी डेथ बोल सकते हैं। ठीक है, अब इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है वो डाउरी को क्या करता है? डिफाइन करता है। डाउरी रिफर्स टू एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, जो मैं आपको बता चुका हूं, जो एक क्या किया जाता है, किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है। अगर डाउरी डेथ प्रूव हो जाती है तो क्या होगा सर? वो मिनिमम जो है वो 7 साल का इंप्रिजनमेंट है, मैक्सिमम कितना है? उम्र कैद तक की सजा है। ये ऑफेंस कॉग्नाइजेबल, बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल नेचर का होता है। ठीक है, अब आप में से कई सारे लोग ये बोलेंगे कि भैया इसमें केस लॉज बताओ, डाउरी डेथ में तो सबसे इंपॉर्टेंट केस है गिरीश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2019। कन्विक्शन अंडर 304B कैन बी मेड ओनली इफ वुमेन वाज सब्जेक्ट टू क्रूएलिटी और हरासमेंट बाय हर हस्बैंड और रिलेटिव इन डिमांड ऑफ डाउरी। अब देखो, क्रूएलिटी और हरासमेंट जरूरी नहीं है कि डाउरी के लिए ही किया जाए, हो सकता है दोनों के बीच बन ना रही हो इसलिए कोई हरासमेंट हुआ हो सकता है इसके लिए कोई क्रूएलिटी हुई हो, पनिशेबल वो भी है लेकिन डाउरी डेथ में नहीं। क्या कह रहा है ये? अगर डाउरी डेथ में किसी को सजा देनी है तो आपको प्रूव ये करना पड़ेगा कि डेथ के इमीडिएटली पहले डाउरी की डिमांड थी, और अगर ये प्रूव नहीं हो पाया तो डाउरी डेथ भी प्रूव नहीं हो पाएगी। सर बिल्कुल क्लियर बात है। ठीक है, चरण सिंह वर्सेस चरण सिंह एट आपका चरणजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2023। द कोर्ट इन दिस केस रिफ्यूज टू इन्वोक सेक्शन 304B आईपीसी। यहां कोर्ट ने मना कर दिया कि डाउरी डेथ का केस नहीं है। क्यों? कोर्ट हेल्ड दैट देयर वर ओनली सर्टेन ओरल ओवरमेंट्स मेड रिगार्डिंग डिमांड ऑफ मोटरसाइकिल एंड लैंड व्हिच वाज आल्सो मच प्रायर टू द इंसिडेंट। कोर्ट ने बोला कि हां ये बात सच है, लेकिन मौखिक तौर पे केवल 2 बार बोला गया था कि भैया बाइक दे दो और घर दे दो, और वो भी मृत्यु से बहुत पहले बोला गया था। यहां पे डाउरी की डिमांड जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है।
द अफॉरसेड इंसिडेंट डज नॉट इन एनी वे फुलफिल द आपका रिक्विजिट रिक्वायर्ड फॉर कन्विक्शन अंडर सेक्शन 304B फॉर रेजिंग प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 113B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, द कोर्ट फर्दर ऑब्जर्व दैट mere death if the disease being unnatural within 7 years of marriage will not be sufficient to convict the accused. क्या बोला कोर्ट ने? कोर्ट ने बोला कि 2 बार बस ये बोल दिया कि बाइक दे दो, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसने डाउरी डेथ कॉज कर दी। क्यों? क्योंकि अगर किसी को 2 बार बोल दिया कि मुझे बाइक दे दो, इससे क्या वो मर जाएगा? नहीं। डाउरी डेथ का मतलब है कि इतना टॉर्चर किया गया, इतना क्रूएलिटी किया गया कि सामने वाले की डेथ हो गई। ये बात तो प्रूव नहीं हो रही है, और अगर ये बात प्रूव नहीं हो रही है तो डाउरी डेथ नहीं होगा। तो कोर्ट ने क्या क्लैरिफाई किया इस केस में कि केवल एक व्यक्ति, एक महिला की मृत्यु शादी के 7 साल के अंदर हो गई और उस शादी के 7 साल के अंदर वो नेचुरल सर्कमस्टेंसेस में डेथ नहीं थी, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये नहीं माना जाएगा कि ये डाउरी डेथ है। बात समझ में आ रही है? थैंक यू सो मच आपका जुडिशरी वाइब जी, थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, फिर उसके बाद आता है एक और केस शेर सिंह एट आपका प्रतापा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। क्या कहता है? द कोर्ट इन दिस केस इंटरप्रेटेड द टर्म सून एज इट अपीयर्स इन सेक्शन 304B। क्या लिखा है? सून बिफोर डेथ, उसको डाउरी की डिमांड होनी चाहिए, तो सून को डिफाइन किया। क्या कह रहा है? द वर्ड सून शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड इन टर्म्स ऑफ डेज एंड मंथ्स और ईयर्स। द डिमांड फॉर डाउरी शुड नॉट बी state for any any aberration from the past but should be continuing cause of death under section 304B। अब उसने बोला सून का मतलब ये नहीं कि 1 घंटा पहले डाउरी की डिमांड होनी चाहिए, वो महीने साल भर पहले कुछ भी हो सकता है। डेथ का रीजन डाउरी की डिमांड होनी चाहिए, यानी कि कंटिन्यूअस लेवल पे ये प्रूव करना पड़ेगा कि इतनी डाउरी मांगी जा रही थी कि जिसके कारण उस महिला की डेथ हुई। मृत्यु का कारण डाउरी का डिमांड होना चाहिए अगर आपको सेक्शन नंबर 80 को प्रूव करना है। फिर आता है सेक्शन नंबर 81। ये क्या कहता है? मैन डिसीव्स अ वुमन इनटू बिलीविंग शी इज अ लॉफुली मैरिड टू हिम। ये क्या कह रहा है कि सर अगर एक मैन किसी महिला को ये बात के लिए डिसीव करे कि वो महिला उससे लॉफुली मैरिड है, तो वो सेक्शन नंबर 81 में अपराध है, सजा 10 साल और उसके साथ ही साथ मैन के ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है। 82 क्या कहता है? अ पर्सन विद अ लिविंग स्पाउस मैरीज अगेन व्हाइल द प्रीवियस मैरिज इज स्टिल वैलिड। अगर एक आदमी या एक पर्सन जिसका ऑलरेडी एक स्पाउस है, उसके बाद वो दोबारा शादी कर लेता है, तो उसकी सजा कितनी है? 7 साल प्लस उसके साथ ही साथ फाइन। उसके बाद आता है इसका एक्सेप्शन क्या है? डज नॉट अप्लाई इफ द प्रीवियस मैरिज वॉज डिक्लेयर्ड वॉइड। अगर पुरानी वाली शादी को वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था तो अप्लाई नहीं होगा। डज नॉट अप्लाई इफ द स्पाउस हैज बीन एब्सेंट फॉर 7 years एंड देयर इज नो एविडेंस ऑफ देम बीइंग अलाइव। अगर स्पाउस 7 साल से ज्यादा के लिए अवेलेबल ही नहीं था और इस बात का कोई सबूत भी नहीं था कि वो जिंदा है, तो भी एप्लीकेबल नहीं है। The person must inform the new spouse of the circumstances before the marriage। और शादी से पहले उसने जो है नई स्पाउस को अपना ये ऑलरेडी बता दिया है कि ऐसा सर्कमस्टेंस है, तो भी अलग बात है। सेक्शन नंबर 82। इफ अ पर्सन मैरीज अगेन एंड कंसील्स द प्रीवियस मैरिज फ्रॉम द न्यू स्पाउस। अगर एक व्यक्ति ने दोबारा शादी करी और जो नया स्पाउस है उसका या नई स्पाउस जो है उसकी, उसको इस बात से छुपा के रखा कि वो ऑलरेडी मैरिड है, तो उसकी सजा 10 साल प्लस उसके साथ ही साथ फाइन होगी। ठीक है। 83 क्या कह रहा है? अ पर्सन गोज थ्रू अ मैरिज सेरेमनी विथ फ्रॉडुलेंट इंटेंट नोइंग दैट द मैरिज इज नॉट लॉफुल। अब वो क्या कह रहा है? वहां पे एक व्यक्ति ने जानबूझ के एक ऐसी शादी का पार्ट बना जिसमें वो जानता है कि ये शादी लॉफुल नहीं है, यानी कि वो कुछ ऐसे रिचुअल्स को मिस कर रहा है या फिर वो कुछ ऐसा कर रहा है जिसके कारण ये शादी लॉफुल नहीं हो पाएगी या लॉफुल हो ही नहीं सकती, उसको ये बात पता है। उसके बाद इस बात की नॉलेज रखते हुए भी अगर वो शादी करता है तो उसको हम क्या करेंगे? 7 साल तक के लिए जेल प्लस उस व्यक्ति को फाइन देना पड़ेगा। 84 क्या कह रहा है? इंटाइसिंग और टेकिंग अवे और डिटेनिंग विथ आपका क्रिमिनल इंटेंट अ मैरिड वुमन। ये क्या कह रहा है? whoever takes or entices away any woman who is and whom he knows or has reason to believe to be the wife of any other man with intent that she may have illicit intercourse with any person or conceals or detains with that intent any such woman shall be punished with imprisonment for either description which may extend to 2 years or with fine or with both। अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे की वाइफ के साथ क्या करे, उसको जबरदस्ती लेके जाए ये जानते हुए कि ये किसी और की वाइफ है ताकि वो उसके साथ कोई इंटरकॉर्स करे, तो उस परिस्थिति में केवल इस ले जाने के जो अपराध में उसको 2 साल की कैद हो सकती है। लेकिन अगर ये बात उसने अगर वो इंटरकॉर्स हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? रेप का जो ऑफेंस हमने 63 में पढ़ा था वो एप्लीकेबल होगा और उसको सजा वहां पे दी जाएगी। बस आपका जुडिशरी वाइफ जी ये बस चलने ही वाला है, बस खत्म ही होने वाला है, ज्यादा बचा नहीं है। टोटल देखो 470 स्लाइड्स हो गई हैं, 470 स्लाइड्स हो गई हैं टोटल। मेरे पास बस 500 के 1-2 स्लाइड ऊपर थी, तो यानी कि 25-30 स्लाइड ही बची हैं। 25-30 स्लाइड से उसके डरना मत, बहुत ज्यादा नहीं बचा है। ठीक है, चलो उसके बाद क्या आता है इसको समझो। अगला क्या आया है?
husband or relative of husband of a woman subjecting her to cruelty. Whoever being the husband or the relative of the husband of a woman subject a woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine. अगर husband या उसका कोई relative महिला के साथ cruelty करता है तो 3 साल की कैद और फाइन होगा. Cruelty defined. For the purpose of this section 85, cruelty means any willful conduct which is of such nature that is likely to cause drive woman to commit suicide. क्रुएलिटी किसको बोलेंगे? कोई ऐसा अपराध आप बार बार कर रहे हो, कोई इस तरह का काम कर रहे हो जो कि उस महिला को मोटिवेट कर सकता है कि वो आत्महत्या करे. उसके अलावा क्या कह रहा है? हरासमेंट ऑफ द वुमेन वेयर सच हरासमेंट इज विद अ व्यू टू कोercing हर टू एनी पर्सन आपका रिलेटेड टू हर टू मीट एनी अनलॉफुल डिमांड, या फिर आप उस महिला को इस तरीके से हैरास कर रहे हैं ताकि वो आपका कोई अनलॉफुल डिमांड फुलफिल करे, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे सर? उसको भी हम सिंपल सी बात बोलेंगे कि भैया तुम क्या कर रहे हो, तुम जो है वो कर रहे हो, क्रुएलिटी कर रहे हो. किडनैपिंग, अबडक्टिंग और इंड्यूसिंग अ वुमन टू कंपेल हर टू मैरिज. अगर आप क्या करते हो, कभी भी किसी महिला को जबरदस्ती कंपेल करते हो, इंड्यूस करते हो ताकि वो क्या करे, शादी करे, या उसको शादी के लिए कंपेल करने की कोशिश करते हो, या फिर उसका इलिसिट इंटरकोर्स करवाना चाहते हो किसी और के साथ या अपने साथ, तो उसके लिए भी जो सजा है वो दी हुई है. क्या कह रहा है? शैल बी punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. And whoever by means of then हाँ, और अगर कोई इंटरकोर्स या आपका सेक्सुअली इलिसिट जो आपका रिलेशनशिप है उसके लिए इंड्यूस करता है तो उसकी भी सजा कितनी है? 10 साल. तो अगर किसी भी महिला को आप जबरदस्ती ले जाके ऐसा अपराध करने की कोशिश करते हैं तो 10 साल तक की कैद होती है. ठीक है, चलो अब इसके बाद हमारे पास आता है मिसकैरेज, गर्भपात. मिसकैरेज से रिलेटेड जो ऑफेंस है उसको भी यहां समझना है. गाली देना क्या क्रुएलिटी है सर? 110% क्रुएलिटी है ना? गाली देना 110% क्रुएलिटी है भाई, क्यों नहीं होगा? ठीक है, चलो. मैंने ना जब मैं कोर्ट जाता था, अभी तो आजकल नहीं जाना हो पा रहा है, जब अपने फाइनल ईयर में था तो मैं एक ऑफिस को ज्वाइन किया था, तो मैं वहां पे एक किताब पढ़ता था. वो किताब क्रुएलिटी के ऊपर थी, इतनी मोटी किताब. उसमें इतने सारे केसेस थे, मेरे ख्याल से कंपाइलेशन ऑफ नियरली 500-600 केसेस तो होंगे जिसमें अलग अलग सिचुएशंस में क्रुएलिटी कोर्ट ने डिफाइन करी थी. जैसे एक केस में बोला गया था कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को महीने में एक बार मार्केट भी नहीं ले जाता तो वाइफ के प्रति क्रुएलिटी है. वाइफ अगर हस्बैंड को ये सब्जी बना के नहीं खिलाती तो क्रुएलिटी है. तो वो अलग अलग सिचुएशन में क्रुएलिटी डिफाइन करी जा सकती है. ठीक है, तो गाली तो बहुत सीरियस चीज है. चलो, अब सेक्शन नंबर 88 किसके बारे में बात करता है? मिसकैरेज के बारे में बात करता है. चलो जल्दी से देख लेते हैं. द सेक्शन अप्लाइज टू एनीवन हु इंटेंशनली कॉजेज अ प्रेग्नेंट वुमन टू मिसकैरी. एक्सेप्शन क्या है? इफ द मिसकैरेज इज डन इन गुड फेथ टू सेव द वुमेन्स लाइफ, इट इज नॉट कंसिडर्ड अ पनिशेबल ऑफेंस. अगर कभी भी कोई व्यक्ति इंटेंशन के साथ किसी प्रेग्नेंट वुमन का मिसकैरेज कॉज करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कि उसने सेक्शन नंबर 88 में मिसकैरेज का अपराध किया है. लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी प्रेग्नेंट महिला की जान बचाने के लिए ऐसा कोई अपराध करे तो वो मिसकैरेज का अपराध नहीं होता है. आगे बढ़ो, समझते चलो. सेक्शन नंबर 88 क्या बात करता है? पनिशमेंट की. इफ द वुमन इज नॉट क्विक विद द चाइल्ड. क्विक विद द चाइल्ड का मतलब क्या है? कि उस महिला के जो प्रेगनेंसी है उसमें जो फीटस है उसने अभी तक मूव करना शुरू नहीं किया है, तो पनिशमेंट क्या है? 3 साल तक की कैद और फाइन, या फिर दोनों. अगर आपने किसी ऐसी महिला के साथ मिसकैरेज किया जिसके पेट में जो बच्चा है वो अभी मूव करना शुरू नहीं हुआ है, उसका फीटस जो है वो मूव करना शुरू नहीं हुआ है. लेकिन अगर वुमेन क्विक विद चाइल्ड है, यानी कि फीटस ने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है, तो 7 साल तक की कैद और फाइन होगा. यहां पे और था, यानी मे बी फाइन दिया जा सकता है, मे बी नहीं. यहां पे कंपल्सरीली फाइन लगेगा ही लगेगा. ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक्सप्लेनेशन क्या आता है? इवन इफ द वुमन हरसेल्फ कॉजेज द मिसकैरेज शी इज कवर्ड अंडर दिस सेक्शन. अगर एक महिला खुद का अबॉर्शन यानी कि खुद का मिसकैरेज कॉज करती है तो भी इस सेक्शन के तहत उसको सजा दी जाएगी. ठीक है, करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. उसके बाद हम आते हैं 89 में. कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट द वुमेन्स कंसेंट वेदर और नॉट द फीटस हैज स्टार्टेड मूविंग. अगर आपने महिला की कंसेंट के बिना मिसकैरेज कॉज किया, भले ही फीटस मूव करना शुरू हुआ हो कि नहीं, आपको उम्र कैद मिलेगी, प्लस या तो फिर आपको इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स मिलेगा, या तो फिर फाइन दिया जाएगा. ठीक है, चलो. उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 90. ये क्या कहता है? इंटेंशनल एक्ट टू कॉज मिसकैरेज दैट रिजल्ट्स इन वुमेन्स डेथ. या फिर आपने कोई ऐसा इंटेंशनल एक्ट किया मिसकैरेज का जिसके कारण महिला की मृत्यु हो गई, तो उसके लिए क्या है? अगर महिला की कंसेंट से वो मिसकैरेज किया जा रहा था तो 10 साल तक की कैद, और अगर बगैर उसके कंसेंट के किया जा रहा था तो पहले तो लाइफ इंप्रिजनमेंट है, या फिर 10 साल तक की कैद है और फाइन है. और यहां पे इस बात को प्रूव करना इररिलेवेंट है कि उस व्यक्ति को यह पता था कि मृत्यु होगी या नहीं. महिला की कंसेंट से तुमने मिसकैरेज कॉज किया और महिला की मृत्यु हो गई, कितना भैया? 10 साल. और अगर तुमने उसके इंटेंशन के बिना मिसकैरेज कॉज कर रहे थे, उसकी मृत्यु हो गई, तो कितना सर? कितना? लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर 10 साल. ठीक है, चलो आगे. सेक्शन नंबर 91. Any act before the birth of a child with the intent to.
प्रिवेंट द चाइल्ड फ्रॉम बीइंग बोर्न अलाइव और कॉज द चाइल्ड डाई आफ्टर बर्थ। अगर आपने कोई भी ऐसा एक्ट किया जिससे आप क्या कर रहे हो, या तो वो आप ये एक्ट इसलिए कर रहे हो ताकि उस बच्चे का जो जन्म हो वो मृत हो, यानी कि वो बच्चा जब पैदा हो तो वो आपका मरा हुआ ही पैदा हो, या फिर उस बच्चे के पैदा होते ही अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे उसकी मृत्यु हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, सेक्शन नंबर 91 में वो पनिशेबल है। इसका एक्सेप्शन क्या है, इफ द एक्ट इज डन इन गुड फेथ टू सेव द मदर्स लाइफ इट इज नॉट पनिशेबल। लेकिन अगर आप ये एक्ट इसलिए कर रहे हो ताकि मदर की जीवन को बचाया जा सके, उसके लाइफ को बचाया जा सके, तब ये इसका एक्सेप्शन होगा। इसका पनिशमेंट कितना है, अगर आपने बच्चे को पैदा होते ही आपने ये चाहा कि वो बच्चे की या तो मृत्यु हो जाए या तो फिर पैदा होने की इमीडिएट बाद हो जाए, तो उसके लिए सजा है 10 साल तक की कैद या फिर फाइन या फिर दोनों। 92 क्या कहता है, परफॉर्मिंग एन एक्ट अंडर सर्कमस्टेंसेस वेयर कॉजिंग डेथ वुड बी कंसिडर्ड कल्पेबल होमिसाइड एंड द एक्ट रिजल्ट्स इन द डेथ ऑफ अ क्विक अनबॉर्न चाइल्ड, अ फीटस हैज टू स्टार्ट मूविंग। क्या कह रहा है, इफ समवन नोइंगली डज एन एक्ट लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमन बट इंस्टेड कॉजेज द डेथ ऑफ अ अनबॉर्न क्विक चाइल्ड, दे आर गिल्टी अंडर दिस सेक्शन। ये क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ ऐसा काम किया जिससे वो ये चाहता था कि प्रेग्नेंट वुमन की डेथ हो जाए, लेकिन इंस्टेड उस महिला की जगह उसके पेट में जो बच्चा है उसकी डेथ हो गई, तो उस परिस्थिति में क्या होगा सर, इसके लिए सजा दी जाएगी 10 साल तक की कैद, प्लस उसके साथ ही साथ उस व्यक्ति को फाइन भी देना पड़ेगा। अब चाइल्ड रिलेटेड ऑफेंस और आखिरी का हमारा 2 पार्ट बचा है। मैं जानता हूं क्लास चल रही है कि हो गई ओवर, भावना जी क्लास चल रही है, बिल्कुल चल रही है, ठीक है। अब जितने भी लोग हैं क्लास में अपना आखिरी एफर्ट मारो, कम से कम 280-90 तक तो लाइक्स पहुंचाओ यार। 300 का टारगेट, 500 में सोच के आया था, मैं कम करके 300 पे आया, ठीक है। चलो, और आप में से जितने लोग थक चुके हैं, आखिरी के 15-20 मिनट बचे हैं बस, उसके बाद ये क्लास खत्म है, ठीक है। चलो प्रांजल सर की जय हो, ठीक है, जय हो आपकी कि आप सुन रहे हो। भाई मेरा काम है पढ़ाना, मैं तो पढ़ाऊंगा, लेकिन आप इतनी देर से सुन रहे हो, इसलिए भैया जय हो आप लोगों की। चलो सेक्शन नंबर 93, सेक्शन नंबर 93 किसके बारे में बात करता है, चाइल्ड रिलेटेड ऑफेंसेस के बारे में। ध्यान से देखो क्या कह रहा है, इफ अ पेरेंट, फादर और मदर और गार्जियन इंटेंशनली अबैंडन्स और लीव्स अ चाइल्ड अंडर 12 years ओल्ड एंड इन एनी प्लेस विद इंटेंट टू परमानेंटली अबैंडनिंग द चाइल्ड, कोई भी ऐसा बच्चा, कोई भी ऐसा पेरेंट या गार्जियन जो किसी बच्चे को, कोई ऐसा बच्चा जिसकी उम्र आपका 12 साल से कम है, किसी ऐसी जगह पे अबैंडन कर देता है ताकि वो उस बच्चे से छुटकारा पाए, तो उसको सजा कितनी दी जाएगी, 7 साल तक की कैद, फाइन या फिर दोनों। और अगर ये बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो इस पेरेंट को क्या किया जाएगा, मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के लिए भी चार्ज किया जाएगा अगर वो बच्चा मर जाता है उस कारण, ठीक है। और 94 क्या कह रहा है, इफ अ पर्सन सीक्रेटली डिस्पोजेस ऑफ द डेड बॉडी ऑफ अ चाइल्ड वेदर द चाइल्ड डाइड बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर बर्थ विद द इंटेंट टू कंसील द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, अगर कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे का डेड बॉडी को छुपा के कहीं कंसील करके क्या कर रहा है, फेंक रहा है, क्यों, भले ही वो बच्चा बर्थ से पहले मरा हो, बर्थ के दौरान मरा हो, बर्थ के बाद मरा हो, वो छुपा के इसलिए उस बॉडी को फेंक रहा है या डिस्पोज ऑफ कर रहा है ताकि वो इस बर्थ को छुपा सके, तो उसकी सजा कितनी है, या तो 2 साल तक की कैद या फिर फाइन या फिर दोनों। सेक्शन नंबर 95 क्या कहता है, इफ समवन हायर्स, एम्प्लॉयज और एंगेजेस अ चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस दे आर कमिटिंग एन इलीगल एक्ट। क्या कह रहा है कि अगर कभी भी कोई व्यक्ति हायर करता है, एम्प्लॉय करता है या एंगेज करता है ताकि कोई बच्चा, यानी कि 18 साल से कम उम्र का कोई व्यक्ति कोई अपराध करे, किसी बच्चे से कोई अपराध करवाना चाह रहे हो, तो वो क्या कर रहा है, एक पनिशेबल ऑफेंस कर रहा है, और इसके लिए उसको कम से कम 3 साल तक की कैद जो कि 10 साल तक एक्सटेंड हो सकती है। और अगर ऑफेंस कमिट हो जाता है तो उस व्यक्ति को उसी चीज के लिए पनिश किया जाएगा जो क्राइम हुआ है, यानी कि अगर किसी को मर्डर करने के लिए उसने करवाया तो डेथ पेनल्टी उसको दी जा सकती है, ठीक है। तो जिस क्राइम के लिए उसने उस बच्चे को हायर किया उस चीज के लिए उसको क्या किया जाएगा, लिया जाएगा। एनी टाइम अंजुम जी, एनी टाइम, ये तो हमारा काम है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरुण जयसवारा जी, थैंक यू सो मच गाइज। मुझे थैंक यू मत बोलो यार, मेरा तो ये काम है, ये तो मेरा ही काम है, आप लोग जगे हुए हो इसलिए आपको थैंक यू गाइज, क्योंकि अगर 0 व्यूअरशिप रहती है तो पढ़ाने का थोड़ा सा मोटिवेशन भी कम हो जाता है, ईमानदारी से बताऊं तो। सेक्शन नंबर 96 क्या कहता है, इफ समवन इंड्यूसेस और परसुएट्स अ चाइल्ड टू गो समवेयर और टू डू समथिंग विद द इंटेंट टू फोर्स और सिड्यूस द चाइल्ड इनटू इलिसिट इंटरकोर्स विद अनदर पर्सन और इफ दे नो इट इज लाइकली टू हैपन, यानी कि आप क्या कर रहे हो, किसी बच्चे को मोटिवेट कर रहे हो कि तुम उस जगह पे जाओ जहां तुम्हें पता है कि कोई दूसरा व्यक्ति उसको टेम्प्ट करेगा कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में एंटर करे, या फिर तुम खुद ही उस व्यक्ति को, उस बच्चे को क्या करना चाहते हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स में टेम्प्ट करना चाहते हो, तो सजा कितनी है, 10 साल तक की कैद और फाइन।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 97, इफ समवन किडनैप्स और अबडक्ट्स अ चाइल्ड अंडर 10 years old विद द इंटेंट टू स्टील मूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम द चाइल्ड्स पर्सन। अभी क्या कह रहा है कि सर अगर कभी कोई व्यक्ति किडनैप करे या अबडक्ट करे किसी ऐसे बच्चे को जिसकी उम्र 10 साल या उससे कम है, इस इंटेंट के साथ कि उससे आप क्या कर रहे हो, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी छीन लो या उससे कोई जो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है ले लो, तो उसकी सजा कितनी होगी, 7 साल और फाइन होगी, इंप्रिजनमेंट अप टू 7 years और फाइन। 98 क्या कह रहा है, इफ समवन सेल्स, हायर्स और डिस्पोजेस ऑफ अ चाइल्ड विद इंटेंट दैट द चाइल्ड विल बी यूज्ड फॉर प्रोस्टिट्यूशन, इलिसिट सेक्सुअल एक्टिविटीज और एनी इमोरल और अनलॉफुल पर्पस। अभी क्या कह रहा है कि अगर कभी भी कोई किसी बच्चे को बेचता है या आपका हायर करता है, किराए पे लेता है या डिस्पोज ऑफ करता है किसी बच्चे को, ये जानते हुए कि उस बच्चे का इस्तेमाल प्रोस्टिट्यूशन में या फिर इलिसिट सेक्सुअल एक्टिविटीज में किया जाएगा, एंड इफ दे नो दैट द चाइल्ड विल लाइकली टू बी यूज्ड फॉर सच पर्पस, या फिर उनको इस बात की नॉलेज है कि बच्चे का इस्तेमाल ऐसे पर्पसेस के लिए किया जाएगा, तो उसकी सजा कितनी होगी, 10 साल तक की कैद और फाइन। डन बात है सर। 99 क्या कह रहा है, इफ समवन बाइज, हायर्स और ऑब्टेन्स पोजेशन ऑफ अ चाइल्ड विद द इंटेंट दैट द चाइल्ड विल बी यूज्ड फॉर प्रोस्टिट्यूशन, इलिसिट सेक्सुअल एक्टिविटीज। अभी क्या कह रहा है कि अब यहां पे पहले वाले सेक्शन में किसी ने बेचा था, यहां पे किसी ने अगर खरीदा, अगर ऐसे किसी बच्चे को जो आपको पता है कि बच्चे का इस्तेमाल इस पर्पस के लिए किया जाएगा, इफ दे नो दैट द चाइल्ड विल लाइकली टू बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस, तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी, नॉट लेस देन 7 years, 7 साल से कम नहीं, लेकिन 14 साल तक एक्सटेंड भी हो सकती है, प्लस उसके साथ ही साथ फाइन भी यहां पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, बात सिंपल है, बात क्लियर है, कोई भी ऐसे तकलीफ की बात नहीं है। अब फाइनली हम आ जाते हैं हर्ट और ग्रीवियस हर्ट पे, इसको भी पढ़ के फटाफट खत्म करते हैं। वीचाक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वीचाक जी। चलिए बहुत बढ़िया, अब आते हैं हर्ट पे। टू फील पेन इन अ पार्ट ऑफ योर बॉडी और टू इंजोर समवन और टू कॉज देम पेन, इसको हम क्या कहते हैं, हर्ट। चलो हर्ट को पढ़ के समझ लेते हैं क्या कह रहा है ये। अब हमें ये वाले सेक्शंस देखने हैं, लेकिन इतना बड़ा देख के घबरा मत जाना, छोटा सा है, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। ठीक है, चलो हर्ट सेक्शन नंबर 114 में दिया हुआ है, ये क्या कह रहा है, हुएवर कॉजेज बॉडीली पेन, डिजीज और इन्फॉर्मिटी टू एनी पर्सन इज सेड टू कॉज हर्ट। अगर कभी भी किसी व्यक्ति ने सामने वाले व्यक्ति को क्या किया, कोई बॉडीली पेन दिया या इंजरी दी या कोई तकलीफ दी, तो उसको हम क्या कहते हैं सर, कि उसने सामने वाले को ऊपर हर्ट कॉज किया है। अब सेक्शन 115 क्या कहता है, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट। अगर कोई व्यक्ति वॉलंटरी कॉज करे, यहां पे हर्ट डिफाइन हुआ था, अ पर्सन कॉजेज हर्ट इंटेंशनली और नोइंगली एंड सक्सीड्स इन डूइंग सो। अगर कोई व्यक्ति, जो हमने हर्ट अभी पढ़ के आए, वो इंटेंशनली कॉज करता है और अपने इंटेंशन के साथ वो हर्ट कॉज करने की कोशिश करता है और हर्ट कॉज करने में सक्सेसफुल हो जाता है, तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी सर, 1 साल तक की कैद, 10,000 रुपए तक का फाइन, और जो सेक्शन 122 सब क्लॉज 1 में अभी हम पढ़ने वाले हैं उसको अगर एक्सेप्ट कर दिया जाए तो। ठीक है, सेक्शन 116 किसके बारे में बात करता है, ग्रीवियस हर्ट के। ग्रीवियस हर्ट का मतलब क्या होता है, हर्ट का मतलब समझ गए, बॉडी में कोई पेन दिया या फिर आपने कोई इंजरी दे दी या फिर आपने क्या कर दिया, सामने वाले को कोई डिजीज दे दिया, तो उससे हमने क्या किया, हर्ट बोला और हर्ट की हमने पनिशमेंट देख ली। अब ग्रीवियस हर्ट क्या होता है, ग्रीवियस हर्ट का मतलब है अगर कोई इमैस्कुलेशन हो जाए, मसल्स बाहर आ जाए, परमानेंट लूज ऑफ साइट इन द ईदर आइज, दोनों में से किसी एक आंख से दिखना बंद हो जाए, ऐसा चोट पहुंचाया है, परमानेंट लॉस ऑफ हियरिंग ऑफ ईदर ईयर, दोनों कानों में से किसी भी कान में या दोनों कानों में सुनना बंद हो जाए, लॉस ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, यानी कि आपके बॉडी का कोई भी जॉइंट या फिर कोई मेंबर या बॉडी पार्ट लॉस्ट हो जाए, यानी कि कट जाए या फिर कोई जॉइंट निकल जाए, उखड़ जाए, परमानेंट इंपेयरमेंट ऑफ द फंक्शन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, या फिर आप परमानेंटली क्या हो सर, परमानेंटली आपके कोई, आप जैसे एक है कि भाई ये ऊपर वाला क्या कह रहा है कि भाई आपकी हड्डी टूट गई, हाथ में प्लास्टर चढ़ गया, ग्रीवियस हर्ट है। अगर ये परमानेंटली उखड़ गया कि आप दोबारा कभी सही नहीं होगा, तो भी ग्रीवियस हर्ट है। परमानेंट डिसफिगरमेंट ऑफ द हेड और फेस, आपके चेहरे या सिर का डिसफिगरमेंट हो जाए, इतना बुरा इंजरी हुआ कि चेहरे का पूरा फेस का शेप खराब हो जाए। फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ बोन और टूथ, या फिर आपके बोन में फ्रैक्चर हो या टूथ वूड डिसलोकेट हो जाए, हड्डियां डिसलोकेट हो जाए। एनी हर्ट दैट इंडेंजर्स लाइफ और सिवियर पेन और इनएबिलिटी टू परफॉर्म ऑर्डिनरी एक्टिविटीज फॉर 15 दिन, या फिर आपको कोई ऐसा हर्ट करे जिससे आप क्या करो, आपकी जीवन को खतरा हो, लाइफ को थ्रेट हो, या फिर कोई सीवियर पेन हो, या फिर 15 दिन तक लगातार आप जो नॉर्मल काम करते हो वो ना कर पाओ उस हर्ट की वजह से, तो उसको हम ग्रीवियस हर्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हो
अच्छा, डिजीज कैसे दे सकता है? देखो, डिजीज देने के कई तरीके हैं, सिंपल सी बात है। अब हमें लगता है डिजीज का मतलब कोई सिंसियर डिजीज है। अब अगर आपने क्या किया, सामने वाले को उठाया और आपको पता है कि ये वाला व्यक्ति जो है इसका कल कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है। अब मैं क्या करता हूं, मुझे ये पता है कि ये वाला एक इन्फेक्टेड सीरिंज है, ये वाली सीरिंज अगर मैंने इसके ऊपर यूज कर दी तो ये पक्का जो है 1 महीने के लिए बेड रेस्ट पे चला जाएगा। डिजीज इन्फ्लिक्ट कर दी है ना, बहुत कॉमन है। ऐसे बहुत सारे केमिकल और ड्रग्स होते हैं जिसको आप इन्फ्लिक्ट कर सकते हो किसी की बॉडी में, जिससे उसको क्या हो जाए, जिससे उसको कोई डिजीज हो जाए। ये कॉमन कोल्ड वाली जो चीजें होती हैं, ये आपका डिजीज इन्फ्लिक्ट करना हुआ। ठीक है, चलो अभी क्या कह रहा है सेक्शन 117, वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। एनी पर्सन causes grievous hurt if they intend, they know or they harm caused। यानी कि अगर उनका इंटेंशन है ग्रीवियस हर्ट करने का, उनको नॉलेज है कि मेरे इस काम से ग्रीवियस हर्ट होगा और आखिर में वो जो नुकसान है वो सामने वाले को हो जाए, तो उससे क्या होगा सर, ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा। द पर्सन मस्ट बोथ कॉज एन इंटेंट और नो ग्रीवियस हर्ट। सामने वाले का इंटेंशन भी होना चाहिए और उसको पता भी होना चाहिए कि वो ग्रीवियस हर्ट कॉज कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ो। इसके बाद आता है 118, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स और मींस। क्या कह रहा है कि अगर आपने सामने वाले को हर्ट कॉज किया लेकिन फायर आर्म, शार्प ऑब्जेक्ट, फायर पॉइजन, एक्सप्लोजिव, हार्मफुल सब्सटेंस और एनिमल्स के थ्रू, तो हम क्या कहेंगे कि सर आपको 3 साल तक की कैद, 20,000 रुपए तक का फाइन और दोनों देना पड़ सकता है। अगर हर्ट कॉज किया डेंजरस वेपन से, अगर ग्रीवियस हर्ट कॉज किया तो सर उम्र कैद है, उसके साथ ही साथ 1 साल, कम से कम 1 साल जो कि एक्सटेंड हो सकता है 10 साल तक की कैद, और उसके साथ साथ फाइन है। 119 क्या कहता है, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और कॉन्स्ट्रेन टू एन इलीगल एक्ट। अगर आपने हर्ट या ग्रीवियस हर्ट केवल इसलिए किया ताकि आप सामने वाले की प्रॉपर्टी को एक्सट्रैक्ट कर सकें, तो उसकी सजा क्या होगी। इफ हर्ट इज कॉज टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और टू फोर्स समवन टू डू समथिंग इलीगल, द पनिशमेंट इज, अगर आपने सामने वाले को ग्रीवियस हर्ट या हर्ट इसलिए कॉज किया ताकि आप उसकी प्रॉपर्टी को एक्सटॉर्ट कर सकें, या फिर आप क्या करें सामने वाले से कुछ करवा सकें, तो आपको 10 साल तक की कैद, फाइन और उसके साथ ही साथ कोई दूसरा भी आपके ऊपर वो लगाया जा सकता है। और अगर ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दिया तो सर लाइफ इंप्रिजनमेंट है और 10 इयर्स है। यानी कि यहां पे मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ इंप्रिजनमेंट हो जाएगी ग्रीवियस हर्ट के केस में, और हर्ट के केस में ये क्या रहेगा, नॉर्मल इंप्रिजनमेंट रहेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे सेक्शन 1, वॉलंटरी कॉजिंग। इफ ग्रीवियस हर्ट इज कॉज्ड फॉर द सेम पर्पस, द पनिशमेंट इज, अभी क्या कह रहा है, एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी। अगर ग्रीवियस हर्ट हुआ तो लाइफ इंप्रिजनमेंट टू 10 इयर्स, हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, 120 क्या कहता है, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन और कंपेल आपका रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कॉजिंग हर्ट, इफ हर्ट इज कॉज टू एक्सटॉर्ट अ कन्फेशन और इंफॉर्मेशन लीडिंग टू द आपका डिटेक्शन ऑफ एन ऑफेंस और टू फोर्स द आपका रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, द सैटिस्फैक्शन ऑफ अ क्लेम, द पनिशमेंट इज। अब ये क्या कह रहा है कि अगर आपने हर्ट कॉज किया किसी को कोई कन्फेशन निकालने के लिए या कोई इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, सामने वाले को हर्ट पहुंचाया, तो आपको 7 साल तक की कैद है, और अगर आपने ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया तो सर 10 साल तक की कैद है। ठीक है, चलो इसके बाद आता है क्या हमारे पास, कहां गया, 121, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट टू डिटर अ पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम ड्यूटी। अगर आपने किसी पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी से रोकने के लिए कोई हर्ट कॉज किया तो सर 5 साल तक की कैद है, और अगर आपने ग्रीवियस हर्ट कॉज किया तो सर कम से कम 1 साल लेकिन मैक्सिमम 10 साल तक के लिए आपको जेल में डाला जा सकता है। ठीक है, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन। अब ये क्या कर रहे हो आप, प्रोवोकेशन पे अगर एक्ट कर रहे हो। इफ हर्ट इज कॉज ड्यू टू ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन विथ नो इंटेंशन टू कॉज हर्ट बट हर्ट टू एनीवन अदर देन द पर्सन हु प्रोवोक, द पनिशमेंट इज। अब अगर भैया आपने ग्रीवियस हर्ट और हर्ट प्रोवोकेशन पे, सामने वाला उकसा रहा है, आप गुस्से में आके अगर आपने हर्ट कॉज कर दिया तो मैक्सिमम सजा कितनी है, मैक्सिमम 1 महीने तक की जेल, 5,000 रुपए तक का फाइन, और अगर ग्रीवियस हर्ट कर दिया तो मैक्सिमम 5 साल तक की जेल और 10,000 रुपए तक का फाइन आपको भरना पड़ सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 123, कॉजिंग हर्ट बाय मींस ऑफ पॉइजन एक्सेट्रा विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस। अब अगर आपने पॉइजन या जहर वगैरह का इस्तेमाल किया है कोई ऑफेंस के इंटेंट से और उससे हर्ट हो गया, तो हम क्या करेंगे। इफ अ पर्सन एडमिनिस्टर्स पॉइजन और एनी अदर हार्मफुल सब्सटेंस इंटॉक्सिकेटिंग एक्सेट्रा to another with the intent to cause hurt or commit an offense or knowing it will likely to cause hurt, the punishment is up to 10 years। अगर किसी ने जहर या कोई केमिकल या कोई इंटॉक्सिकेंट मिलाया, उसको इस बात का इंटेंट और नॉलेज दोनों था कि इससे क्या हो सकता है, सामने वाले को नुकसान हो सकता है या कोई ऑफेंस कमिट करने के इरादे से, तो भी उसको 10 साल तक की कैद दी जाएगी।
124 क्या कहता है? वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड। अगर आपने क्या किया, एसिड अटैक के बारे में बात कर रहा है। इफ अ पर्सन कॉजेस परमानेंट डैमेज, डिफॉर्मिटी, बर्न्स और ग्रीवियस हर्ट बाय थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रिंग एसिड और बाय यूजिंग सिमिलर मींस, दे शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। अगर किसी ने एसिड एक्सेट्रा जैसे सामान का इस्तेमाल करके सामने वाले को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया तो कम से कम 10 साल, जो कि लाइफ इंप्रिजनमेंट तक जा सकता है, प्लस उसके साथ ही साथ जो फाइन होगा वो विक्टिम के मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए सफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग मिस कर जाते हैं। आगे बढ़ो, फिर आता है सेक्शन नंबर 124, वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड एक्सेट्रा। इफ अ पर्सन अटेम्प्ट्स टू थ्रो एसिड और यूज सिमिलर मींस विद द इंटेंट टू कॉज ग्रीवियस हर्ट और डिसेबिलिटी, दे शैल बी पनिश्ड विद 5 से 7 साल। अगर अटेम्प्ट करता है तो 5 से 7 साल, अगर उसने कर ही दिया तो फिर तो सर सीधे हमने क्या देखा है, लाइफ इंप्रिजनमेंट है मैक्सिमम पनिशमेंट। उसके बाद अगला क्या कह रहा है, एसिड इंक्लूड्स एनी कोरोसिव सब्सटेंस। तो एसिड के अंदर जो भी एसिडिक सब्सटेंसेज हैं जो एसिड डिफॉर्मिटी कर सकते हैं वो सब आ जाते हैं। एक्ट इंडेंजरिंग लाइफ ऑफ पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। क्या कह रहा है, इफ अ पर्सन डज एनी एक्ट रैशली और नेग्लिजेंटली इंडेंजरिंग द लाइफ ऑफ पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, तो उसके लिए क्या है, अगर आप कोई ऐसा काम करो जो दूसरे की जिंदगियों को खतरे में डाले तो उसके लिए जो सजा है वो 3 महीने तक की कैद, 2500 रुपए तक का फाइन और दोनों चीजें हैं। ठीक है, चलो 125 क्या कहता है, एक्ट इंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। ये क्या कह रहा है, इफ हर्ट इज कॉज्ड तो क्या होगा सर, 6 महीने तक का इंप्रिजनमेंट है, 5000 रुपए तक का फाइन है और दोनों है। और अगर ग्रीवियस हर्ट हो गया यानी कि आपने नेग्लिजेंटली कुछ काम किया तो उतनी सजा थी, अगर आपके काम करने से किसी को हर्ट कॉज हो गया तो 6 महीने की सजा है, और अगर ग्रीवियस हर्ट हो गया तो 3 साल तक की कैद और 10,000 रुपए तक का फाइन है। ठीक है, चलो अब उसके बाद आखिर का टॉपिक कवर करते हैं और उसके बाद आज के सेशन को खत्म करेंगे। और हमारा आखिरी का टॉपिक क्या है सर, हर्ट, HURT होगा, अरुण जसवाला जी, हर्ट होगा। ठीक है, चलो अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो क्या है, बड़ा सिंपल सा है, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा सर। BNS है, BNS में हम लोग जो नया एडिशन है ऑर्गेनाइज क्राइम और पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम 111 और 112, इसको पढ़ के जरा समझने की कोशिश करते हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम और पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होता है, ध्यान से देख लो। क्या कह रहा है, कोई भी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी। क्या कह रहा है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि कंटिन्यूइंग नेचर की हो, वो कौन कौन सी है, किडनैपिंग, रॉबरी, व्हीकल थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इकोनॉमिक ऑफेंस, साइबर क्राइम, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, ड्रग, वेपन और इलिसिट गुड्स और सर्विस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर प्रोस्टिट्यूशन और रैंसम। ये क्या कह रहा है कि भैया कोई भी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल ऑफेंस अगर कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ग्रुप करता है जो कि क्या कर रहे हैं, इन अ कॉन्सर्ट कर रहे हैं, सिंगली अकेले कर रहे हैं या जॉइंटली कर रहे हैं, एज अ मेंबर ऑफ अ सिंडिकेट कर रहे हैं या किसी ग्रुप में कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं, बाय यूज ऑफ वायलेंस, थ्रेट ऑफ वायलेंस, इंटिमिडेशन, कोएर्शन और एनी अदर अनलॉफुल मींस, तो उसको हम क्या कहेंगे कि सर इसने ऑर्गेनाइज क्राइम कर दिया। दोबारा समझ लो, ऑर्गेनाइज क्राइम क्या है, एक कंटिन्यूअसली होने वाली अनलॉफुल एक्टिविटी जो इन अपराधों में हो रही है, इन लोगों के द्वारा करी जा रही है और इस तरीके से करी जा रही है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम कहते हैं। ठीक है सर, अब यहां पे जो ऑर्गेनाइज क्राइम का सिंडिकेट क्या है, पुष्पा मूवी सबने देखी है, सबको पता है। कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी क्या है कि सर विच इज अ कॉग्नाइजेबल ऑफेंस, कोई एक ऐसा अपराध जो कि कॉग्नाइजेबल है, जिसकी सजा 3 साल या उससे ज्यादा है, कोई ऐसे व्यक्ति के द्वारा सिंगली अकेले या ज्वाइंटली करा जा रहा है जो कि ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट का मेंबर है, और ऐसा और कोई ऐसा सिंडिकेट है जहां पे मोर देन चार्जशीट, जहां पे एक से ज्यादा चार्जशीट जो है वो फाइल करी गई हैं, द कोर्ट विद इन द प्रीसीडिंग 10 ईयर्स, पिछले 10 साल में एक से ज्यादा चार्जशीट फाइल करी गई है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं सर, ये बोल सकते हैं। इकोनॉमिक ऑफेंस क्या होता है वो हमें पता है, गवर्नमेंट स्टैम्प्स, हवाला एक्सेट्रा में। अब यहां पे ध्यान से देखो, हुएवर कमिट्स ऑर्गेनाइज क्राइम शेल, अब जो भी व्यक्ति ऑर्गेनाइज क्राइम कमिट करता है, अगर उससे किसी की डेथ कॉज हुई है तो सजा क्या होगी, डेथ, लाइफ इंप्रिजनमेंट एंड ऑल्सो 10 लाख रुपए तक का फाइन। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि कोई अदर ऑफेंस करता है जिससे डेथ कॉज नहीं हुई है, तो 5 साल से लेकर लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की कैद और उसके साथ ही साथ 5 लाख रुपए तक का फाइन भी उसके ऊपर इंपोज किया जा सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सब सेक्शन 3, पनिशेस दोज हु अबेट, अटेम्प्ट और कंस्पायर टू फैसिलिटेट ऑर्गेनाइज क्राइम विद अ मिनिमम ऑफ। अभी क्या कह रहा है कि वो लोग जो कि अटेम्प्ट करते हैं या फिर फैसिलिटेट करते हैं कि ऑर्गेनाइज क्राइम कमिट हो जाए, तो उन लोगों को क्या सजा दी जाएगी, मिनिमम 5 साल तक की कैद और उसके साथ ही साथ फाइन, और जो फाइन है वो मिनिमम 5 लाख रुपए का होगा। इतना ज्यादा फाइन कहीं देखा तुमने पूरे BNS में, क्योंकि एक नया एडिशन है इसीलिए इसके बारे में इतनी चर्चा चल रही थी। पुष्पा 2, वेरी गुड वेरी गुड, पुष्पा 2 सबको याद है ना। चलो
इसके बाद आता है सबसेक्शन 4, punishes anyone who is a member of an organized crime syndicate with a minimum of 5 year imprisonment and fine of at least 5 लाख। अगर कोई ऐसे सिंडिकेट का मेंबर पाया जाता है तो उसको इतनी सजा दी जाएगी। सबसेक्शन 5 क्या कहता है? punishes those who harbor or conceal offenders involved in organized crime with a minimum of क्या कह रहा है? 3 year imprisonment and fine of at least 5 लाख। ये क्या कह रहा है कि भैया को वो लोग जो कि क्या हैं, हार्बर करते हैं या कंसील करते हैं ऐसे ऑफेंडर्स को जो कि ऐसे सिंडिकेट के मेंबर हैं, तो उनको मिनिमम 3 साल तक की कैद और मतलब 3 साल तक का जेल और उसके साथ ही साथ 5 लाख रुपए तक का फाइन है। लेकिन स्पाउसेस को एग्जेम्प्ट किया है जैसे आर्मी में किया था, यानी पति पत्नी तो भाई एक दूसरे को बचाने की कोशिश करेंगे ही। पनिशेस दोज हु पोजेस प्रॉपर्टी और प्रोसीड्स डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, जो ऐसी प्रॉपर्टी को लेता है जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से पाई गई है, तो उसको 3 साल तक की कैद, फाइन और उसके साथ ही साथ 2 लाख रुपए तक का फाइन देना पड़ेगा। पनिशेस दोज हु होल्ड अनअकाउंटेड प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द सिंडिकेट मेंबर विद अ मिनिमम ऑफ 3 years to 10 years ऑफ इंप्रिजनमेंट, 3 से 10 साल तक की कैद और उसके साथ ही साथ फाइन जो कि 1 लाख रुपए तक का होगा। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब इसके बाद 112 में क्या लिखा हुआ है? पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, यानी कि छोटे मोटे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। हुएवर बीइंग अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप और अ गैंग ईदर सिंगली और जॉइंटली commits any act of theft, snatching, cheating, unauthorized selling of tickets, unauthorized betting or gambling, selling publicates is said to commit petty organized crime। ये जो छोटे मोटे ग्रुप्स जो गैम्बलिंग करते हैं, ये जो ब्लैक में टिकट बेचते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं कि ये पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब यहां पे हमें इसकी पनिशमेंट देखनी है। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है? फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन थेफ्ट इंक्लूड्स ट्रिक थेफ्ट, थेफ्ट फ्रॉम व्हीकल, ड्वेलिंग हाउस। अब यहां पे अगर थेफ्ट को मानना है पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, तो वो कौन कौन से थेफ्ट होंगे? घर के अंदर घुसने की कोशिश, हाउस ड्वेलिंग एक्सेट्रा। ठीक है, चलो अब यहां पे ये क्या कह रहा है कि जो भी ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करता है, उसकी सजा मिनिमम 1 साल है, बट मैक्सिमम 7 साल तक के लिए एक्सटेंडेबल है, और उसके साथ ही साथ उस व्यक्ति के ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा। ठीक है, फाइन भी उसके ऊपर लगाया जाएगा। वेरी गुड। आखिरी, किडनैपिंग एंड एब्डक्शन। तैयार हो? वाह वाह, अभी भी 60 लोग देख रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो भाई गाइज, एवरीबॉडी रेडी? फाइनल नेल इन द कॉफिन मारते हैं अब फटाफट। अब हम लोग किडनैपिंग और अब्डक्शन, अब तो सब कुछ खत्म ही हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। किडनैपिंग और इस पूरे के पूरे शब्द को और इस पूरे के पूरे ऑफेंस को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो तो ये क्या है, कैसे वर्क करता है, इसको ध्यान से समझो। किडनैपिंग जो है वो सेक्शन नंबर 137 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में दिया हुआ है। ये क्या कहता है? किडनैपिंग या तो किसी बच्चे का होता है या तो किसी इंसेन का, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि मेजर नहीं है उसका या तो किडनैपिंग होगा, या फिर अगर किसी व्यक्ति को इंडिया के बाहर ले जाया जाए तो हम क्या कहते हैं? किडनैपिंग हुआ है। तो किडनैपिंग अगर शब्द का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि कोई 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति है, या फिर कोई इंसेन व्यक्ति है, या फिर कोई 18 साल से ज्यादा उम्र का व्यक्ति जिसको इंडिया के बाहर ले गया हो, 18 साल से कम उम्र का भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे किसी व्यक्ति को अगर ले जाया जाए बाहर तो हम उसको कहते हैं कि उसका किडनैप कमिट हुआ है। ठीक है, अब किडनैपिंग के 2 टाइप होते हैं। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, क्या कह रहे हो? टेकिंग समवन बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया विदाउट देयर कंसेंट और द कंसेंट ऑफ लीगली ऑथराइज्ड पर्सन। अभी क्या कह रहा है? अगर आप किसी व्यक्ति को इंडिया की बाउंड्री के बाहर ले जाओ बगैर उसकी कंसेंट के, या बगैर उस व्यक्ति के कंसेंट के जो उसके लिए ऑथराइज है कंसेंट देने को, तो हम क्या कहेंगे कि सर किडनैपिंग का ऑफेंस कमिट हो गया है। किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, या फिर आप क्या कर रहे हो? किसी चाइल्ड को या किसी अनसाउंड माइंड के व्यक्ति को उसके गार्जियन की कस्टडी से ले जा रहे हो बगैर उसके गार्जियन की कंसेंट के। अब इसका मतलब क्या है? आपने केवल उसके गार्जियन की कस्टडी से उस बच्चे को हटा भर दिया या उस इंसेन व्यक्ति को हटा भर दिया, तो हम क्या कहेंगे कि सर आपने जो है किडनैपिंग कमिट कर दी है। तो किडनैपिंग 18 साल से ज्यादा के व्यक्ति की हो सकती है, कम की भी हो सकती है अगर वो इंडिया के बाहर ले जाए, और अगर इंडिया के अंदर किसी को कस्टडी से हम शिफ्ट कर रहे हैं, गार्जियनशिप से बाहर कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि सर वो भी किडनैपिंग है। कल लास्ट की दोबारा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है डेफिनेशन ऑफ लॉफुल गार्जियन। लॉफुल गार्जियन कौन होता है? कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर बच्चे का केयर और कस्टडी इंटरेस्ट किया जाए। अब यहां पे क्या आता है? एक्सेप्शन क्या है? ये
कोई भी ऐसे व्यक्ति के ऊपर नहीं अप्लाई होता जो कि गुड फेथ में एक्ट कर रहा है, जैसे कि उसको लगे कि वो किसी व्यक्ति किसी इलेजिटिमेट बच्चे का फादर है, या फिर उसको लगता है कि उसके पास बच्चे की लॉफुल कस्टडी है, या फिर उसको लगता है कि उस व्यक्ति को मतलब वो उस बच्चे को तब तक होल्ड करेगा जब तक कोई इमोरल या अनलॉफुल एक्टिविटी जो है उसका चांसेस दूर ना हो जाए। किडनैपिंग की पनिशमेंट क्या है? 7 साल तक की कैद और उसके साथ ही साथ फाइन। ठीक है, 137 में किडनैपिंग दिया हुआ है और किडनैपिंग को हमने अच्छे से समझ लिया। ठीक है, चलिए अब बारी आती है किसकी? 138 की। Whoever by force compels or by any deceitful means induces any person to go from any place is said to abduct that person। अब आ गया abduction 138। क्या कह रहा है? ध्यान से देखो ये क्या कह रहा है। अच्छा एक मिनट रुकना, हाँ अच्छा इसको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा यार। चलो अब देखो ये क्या कह रहा है। यहां पे एक सब्सटैंटिव ऑफेंस है, ये कह रहा है कोई सब्सटैंटिव ऑफेंस नहीं है जब कभी भी कोई व्यक्ति इस इंटेंट के साथ 139 से 146 के बीएनएस से, चलो इसको यहां देखो, ये अबडक्शन एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। इसका मतलब जब तक किसी व्यक्ति को अबडक्ट करके अपने पास आपने उसको रिस्ट्रिक्ट करके रखा है, तो आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो, तो ये क्या कह रहा है कि सर ये जो है आप क्या कर रहे हो? आप अबडक्शन कर रहे हो। यहां पे कोई एज की लिमिट नहीं है, किसी भी उम्र का व्यक्ति यानी मोस्टली 18 साल से ज्यादा के व्यक्ति को अबडक्शन कहते हैं। यहां पे आप क्या कर रहे हो? फोर्सफुली उस व्यक्ति को कंपेल कर रहे हो या फिर डिसाइडफुल मीन से उस व्यक्ति को मजबूर कर रहे हो कि वो आपके साथ रहे विदाउट कंसेंट ऑफ द अबडक्टेड पर्सन। उस अबडक्टेड पर्सन के कंसेंट के बिना आप क्या कर रहे हो? उसको अपने साथ रखे हुए हो। फ्री एंड वॉलंटरी कंसेंट ऑफ द अबडक्टेड पर्सन कंडोन अबडक्शन। अगर उस अबडक्टेड पर्सन ने अपना फ्री एंड वॉलंटरी कंसेंट दे दिया कि मैं अपनी इच्छा के साथ यहां पे हूं, तो अबडक्शन क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। अब ध्यान से समझो, किडनैपिंग और मेमिंग अ चाइल्ड फॉर पर्पस ऑफ बेगिंग, ये क्या कह रहा है कि अगर आपने कभी किसी बच्चे को किडनैप कर लिया या फिर आपने क्या किया, किसी जो है अनसाउंड माइंड के व्यक्ति को किडनैप कर लिया, और किस लिए किया? ताकि आप उस व्यक्ति को भीख मंगवा सको, ताकि आप उस बच्चे के हाथ पैर काट के उससे भीख मंगवा सको या उसको मेम कर दो, तो ऐसी परिस्थिति में आपको कठोर कारावास 10 साल का और मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट और प्लस फाइन भी देना पड़ सकता है। ठीक है, मेमिंग ऑफ चाइल्ड फॉर बेगिंग, अभी आपने क्या किया? उससे केवल भीख मंगवाई। अगर हाथ पैर काटने की कोशिश करी तो क्या कह रहा है सर कि आपने उस व्यक्ति को मेम करने की कोशिश करी, तो आपको मिनिमम 20 साल तक की सजा, मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट, जो कि आपकी बची हुई जिंदगी की जितना लंबा होगा, बची हुई पूरी जिंदगी आपको जेल में काटनी पड़ेगी। किडनैपिंग और मेमिंग चाइल्ड फॉर पर्पस ऑफ बेगिंग, अभी क्या कह रहा है? प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट। इफ अ पर्सन नॉट द लॉफुल गार्जियन एम्प्लॉयज और यूजेस अ चाइल्ड फॉर बेगिंग, इट इज प्रिज्यूम्ड दैट दे किडनैप्ड और ऑब्टेन्ड द कस्टडी। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी बच्चे का पेरेंट या गार्जियन नहीं है और उसने किसी ऐसे बच्चे को ऐसे किसी उसमें लगा रखा है, ऐसे किसी बिजनेस में लगा रखा है, बेगिंग के बिजनेस में, तो ये मान लिया जाएगा, प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि ये व्यक्ति ने इस बच्चे का किडनैप किया है बेगिंग के लिए। डेफिनेशन ऑफ बेगिंग तो हमें पता है, इसके बारे में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है 543। ये क्या कहता है? किडनैपिंग और अबडक्शन इन ऑर्डर टू मर्डर ऑफ रैंसम एक्सेट्रा। अभी क्या कह रहे हो कि अगर आपने किडनैप किया है किसी बच्चे को मर्डर करने के लिए या फिर मर्डर का रिस्क है, इफ अ पर्सन किडनैप्स और अबडक्ट समवन टू मर्डर देम और टू प्लेस देम इन डेंजर ऑफ बीइंग मर्डर्ड, द पनिशमेंट इज, अगर आपने कभी किसी व्यक्ति को इसलिए किडनैप किया ताकि आप उसको जान से मार सकें या उसको इस डेंजर में डाल रहे हैं जिससे उसकी मृत्यु हो जाए या उसका मर्डर कमिट हो जाए, तो उसका इंप्रिजनमेंट कितना है? मैक्सिमम अप टू 10 ईयर्स और प्लस उसके साथ ही साथ फाइन भी देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या है ये। चलो आगे क्या कह रहा है? किडनैपिंग और अबडक्शन इन ऑर्डर टू मर्डर फॉर रैंसम एक्सेट्रा। पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग और थ्रेटन डेथ और हर्ट। क्या कह रहा है? इफ समवन किडनैप्स और अबडक्ट्स अ पर्सन एंड कीप्स देम इन डिटेंशन थ्रेटनिंग द डेथ और हार्म टू कंपेल द गवर्नमेंट एंड अदर टू एक्ट इन अ पनिशमेंट। अभी क्या कह रहा है कि अगर आपने किसी को किडनैप करके रखा ताकि आप सामने वाले को थ्रेट करो कि आपके फेवर में काम करें, तो उसकी सजा कितनी होगी? तो उसकी सजा होगी सर 7 साल तक की कैद प्लस उसके साथ ही साथ फाइन भी देना पड़ सकता है। ठीक है, अगर आपने ग्रीवियस हर्ट यानी कि आपने किडनैपिंग किया, इफ द पर्सन किडनैप और अबडक्ट समवन विद द इंटेंट टू सब्जेक्ट देम टू ग्रीवियस हर्ट, अगर उसका इंटेंशन है उनको ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने का, तो उसकी सजा कितनी होगी? सर उसकी सजा होगी 10 साल तक की कैद प्लस उसके साथ ही साथ फाइन। उसके बाद आता है 141। वो क्या कहता है? इंपोर्टेशन ऑफ गर्ल और बॉय फ्रॉम फॉरेन कंट्री। अगर आप क्या करते हो, अगर कोई भी इंपोर्ट करता है बाहर से किसी देश के बच्चे या बच्ची को, क्या करता है? बुलाता है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, कोई गर्ल जिसकी उम्र 21 साल से कम है, कोई लड़का जिसकी उम्र 18 साल से कम है बाहर के देश से, जिससे कि वो क्या करे? जिससे कि वो उसको इलिसिट इंटरकोर्स या ऐसी चीजों में इन्वॉल्व कर पाए, तो उसकी सजा कितनी है? 10 साल तक की कैद प्लस उसके साथ ही साथ फाइन, यानी कि 10 साल तक की जेल प्लस उसके साथ ही साथ उसको फाइन भरना पड़ेगा। अब अगला क्या कहता है? 142 रॉन्गफुली कंसीलिंग और कीपिंग इन कन्फाइनमेंट किडनैप्ड और अबडक्टेड पर्सन। अब क्या कर रहे हो? अगर आप किसी अबडक्टेड या किडनैप्ड पर्सन को रॉन्गफुली कन्फाइन करके एक जगह पे रख रहे हो
या हेल्प कर रहे हो सामने वाले व्यक्ति को, तो क्या होगा उसके लिए? सर हम आपको सजा कितनी देंगे? सेम वैसी देंगे जैसा का किडनैपिंग और अबडक्शन की सजा मिलेगी। ठीक है, तो सेम किडनैपिंग और अबडक्शन की सजा इस सिनेरियो में भी मिलती है। हेल्थ इंश्योरेंस वाले बोलेंगे ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, चलता रहता है ये तो हमारा। ठीक है, करेक्ट 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 करेक्ट। चलो बस खत्म ही होने वाला है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, चलो ये वाली बात हो गई, डन। अब आता है ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन। ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी पर्सन को रिक्रूट करते हो, ट्रांसपोर्ट करते हो, हार्बर करते हो, क्या थ्रेट करते हो, फोर्स करते हो, अबडक्ट करते हो, फ्रॉड करते हो, इस चीज के लिए ताकि वो क्या करे, एक जगह से दूसरी जगह भेज के उससे बेगरी करवाई जाए, स्लेवरी करवाई जाए, उसको एक्सप्लॉइट किया जा सके, तो उसको ट्रैफिकिंग कहते हैं। इसकी पनिशमेंट क्या है? अगर जनरल ट्रैफिकिंग है तो 7 से 10 साल तक की कैद विद फाइन। अगर एक साथ बहुत सारे लोगों का ट्रैफिकिंग हो रहा है तो 10 साल से मिनिमम 10 साल, मैक्सिमम है लाइफ इंप्रिजनमेंट। ट्रैफिकिंग ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे का ट्रैफिकिंग हुआ तो सर 10 साल मिनिमम है, मैक्सिमम है लाइफ इंप्रिजनमेंट। मल्टीपल चिल्ड्रन ट्रैफिक, अगर बहुत सारे बच्चों को ट्रैफिक कर रहे हो तो रिगरस इंप्रिजनमेंट 14 साल की है मिनिमम, प्लस मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है विद अ फाइन। प्लस क्या है? रिपीट ऑफेंडर। अब यहां मिनिमम नहीं है ना, इस बात को ध्यान रखना, ये मैक्सिमम है या तो 14 साल तक की जेल या तो फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट। लाइफ इंप्रिजनमेंट फॉर आपका रिमाइंडर ऑफ लाइफ एंड एज अ फाइन। और अगर कोई आपका रिपीट ऑफेंडर है जिसने बार बार ये अपराध किया है तो उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट बची हुई जिंदगी के लिए दिया जाएगा और फाइन कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। पनिशमेंट फॉर पब्लिक सर्वेंट, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अगर ऐसा कोई करता पकड़ा जाए तो क्या है सर? उसको सीधे लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया जाएगा रिमाइंडर ऑफ लाइफ के लिए। उसके लिए भी कोई भी छूट नहीं है कि उसको कुछ सालों के लिए जेल में डाल के बाहर निकाल दिया जाए। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रैफिक्ड पर्सन, ये क्या कह रहा है? अगर कोई ट्रैफिक्ड चाइल्ड के साथ सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन करे तो 5 से 10 साल तक की कैद विद अ फाइन। और अगर कोई ट्रैफिक्ड पर्सन के साथ इफ समवन नोइंगली इंगेजेस, यहां पे क्या कह रहा है? यहां पे कोई चाइल्ड के साथ करता है और यहां पे कोई 18 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति के साथ करता है तो यहां पे 3 से 7 साल। तो यहां 5 से 10 साल है, यहां 3 से 10 साल है, 3 से 7 साल है सजा। ठीक है। 145 146 क्या कहता है? हैबिचुअल डीलिंग इन स्लेव। क्या कह रहा है? अगर कोई व्यक्ति स्लेव्स के साथ यानी उनके बाइंग सेलिंग यानी कि जो स्लेवरी होती है उनके लोगों को खरीद रहा है, बेच रहा है, तो उस परिस्थिति में उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट और उसके साथ ही साथ 10 साल तक का कैद दिया जा सकता है। या तो उम्र कैद होगी या तो मैक्सिमम 10 साल तक की कैद। और अगर कंपल्सरी लेबर अगर कोई बार बार करवा रहा है तो उस परिस्थिति में भी उसको 1 साल तक की कैद और फाइन या फिर दोनों दिया जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, करेक्ट है करेक्ट है करेक्ट है। चलो अब मैं जानता हूं तुम्हारा भी इंटरेस्ट खत्म हो रहा है क्योंकि अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है, इसलिए बस टेबल में पढ़ के हमें आगे बढ़ जाना है, ज्यादा कुछ बचा है नहीं हमारे पास। ध्यान से देख लो सेक्शन नंबर 169 क्या कहता है सर? 169 ये बात करता है, ये डिफाइन करता है कैंडिडेट कौन होता है। अब हम इलेक्शन से रिलेटेड ऑफेंस देख रहे हैं तो कैंडिडेट कौन है? कोई ऐसा पर्सन जो इलेक्शन के लिए नॉमिनेट हुआ हो। इलेक्टोरल राइट क्या है? खुद को कॉन्टेस्ट करना इलेक्शन में या विड्रॉ करना या वोट करना। अब देखते जाओ 170 इलेक्शन में ब्राइबरी की बात करता है। क्या कहता है कि खुद ब्राइबरी किसी को देना या एक्सेप्ट करना ग्रेटिफिकेशन जिसकी वजह से क्या करे, किसी के कोई अपना इलेक्टोरल राइट परफॉर्म ना करे या किसी स्पेसिफिक मैनर में करे तो उसकी सजा कितनी है? 1 साल तक की कैद या फिर दोनों या फिर केवल फाइन। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या कहता है कि आप जो है फ्री एक्सरसाइज जो है इलेक्टोरल प्रोसेस का उसमें अगर बीच में घुस के हेराफेरी करने की कोशिश कर रहे हो तो 1 साल तक की इंप्रिजनमेंट है या फिर फाइन है या फिर दोनों है। पर्सोनेशन है, अगर आप वोटिंग के दौरान किसी दूसरा व्यक्ति बन के वोट डालने जा रहे हो तो सर 1 साल तक की कैद है, फाइन है या फिर बोथ है। पनिशमेंट फॉर ब्राइबरी, अगर आपने ब्राइबरी करते पकड़े गए तो फिर क्या होगा? 1 साल तक की इंप्रिजनमेंट है, फाइन है या फिर केवल फाइन भी लगाया जा सकता है। पनिशमेंट फॉर अनड्यू इन्फ्लुएंस पर्सोनेशन, यानी कि क्या कह रहा है कि अगर आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस या पर्सोनेशन किया 1 साल तक की कैद और फाइन। कोई फॉल्स स्टेटमेंट दिया, आपने क्या किया? कोई फॉल्स स्टेटमेंट किसी कैंडिडेट का पब्लिश करवाया या अपने बेनिफिट के लिए कराया ताकि आप इलेक्शन रिजल्ट को मैनिपुलेट कर पाएं तो केवल फाइन है जो कि अमाउंट अभी स्पेसिफाइड नहीं है। इलीगल पेमेंट है, यानी कि अगर आप इलेक्शन के एक्सपेंसेस में इलीगल पेमेंट करते पाए गए तो 10,000 रुपए तक का फाइन देना पड़ेगा। फेलियर टू कीप इलेक्शन अकाउंट, अगर आप इलेक्शन के अकाउंट मेंटेन नहीं कर पाए तो 5,000 रुपए तक का फाइन देना पड़ेगा। उसके बाद आता है पब्लिक हेल्थ सेफ्टी एंड कन्वीनियंस, यानी कि पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी से जुड़े हुए जो सेक्शंस हैं और वो क्या कहते हैं उसको भी ध्यान से समझने का।
सर आप खाना तो खाओगे नहीं? नहीं खाना आप क्यों खाएंगे यार, रात को 1:30-2 बजे खाना खाने का मन कहां करता है। चलो अब हमारे पास आता है सर क्या, सर सेक्शन नंबर 270, अगर कभी भी कोई व्यक्ति पब्लिक न्यूसेंस करता पकड़ा जाए तो उसके लिए कोई भी एक्सक्यूज नहीं है पब्लिक हार्म के लिए। ध्यान से देखते जाओ। नेग्लिजेंट एक्ट स्प्रेडिंग इन्फेक्शन, कोई आपने ऐसा काम किया, आपने कोई नेग्लिजेंट एक्ट किया जिसकी वजह से क्या हुआ सर, जिसकी वजह से इन्फेक्शन या डेंजरस डिजीज फैली, तो 6 महीने तक की इंप्रिजनमेंट, फाइन या फिर दोनों। अगला क्या कह रहा है, मैलिग्नेंट एक्ट स्प्रेडिंग इन्फेक्शन, अगर आपने कोई ऐसा एक्ट किया जिससे कोई इन्फेक्शन या डेंजरस डिजीज हो रही है, 2 साल तक का इंप्रिजनमेंट, फाइन या फिर दोनों। डिसओबीडियंस एंड क्वारंटीन ऑफ रूल्स, ये क्या कह रहा है, 6 महीने तक की इंप्रिजनमेंट, फाइन और बोथ, यानी कि आपने क्या किया, जो आपके क्वारंटीन रूल्स हैं उसको डिसओबे किया तो 6 महीने तक की कैद है। अडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रिंक, अगर आपने खाने के साथ कोई अडल्ट्रेशन का प्रोसेस किया, 6 महीने तक की इंप्रिजनमेंट, 5,000 तक का फाइन या फिर दोनों। सेल ऑफ नॉक्शियस फूड और ड्रिंक, अगर आपने कोई नॉक्शियस फूड या ड्रिंक को बेचने की कोशिश करी जो पदार्थ सही नहीं होता है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, तो 6 महीने तक की इंप्रिजनमेंट, 5,000 रुपए तक का फाइन। 276 अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, अगर आपने ड्रग्स का अडल्ट्रेशन किया तो 1 साल तक की इंप्रिजनमेंट, 5,000 तक का फाइन या फिर दोनों। आगे बढ़ो, अगर देखो तो 277 किसके बारे में बात करता है, सेल ऑफ अडल्ट्रेटेड ड्रग्स, अगर आपने अडल्ट्रेटेड ड्रग्स को बेचने की कोशिश करी तो 6 महीने तक की इंप्रिजनमेंट है, 5,000 रुपए तक का फाइन है। सेल ऑफ ड्रग एज डिफरेंट ड्रग, आपने किसी एक ड्रग को दूसरा ड्रग बता के बेचा तो 6 महीने तक की इंप्रिजनमेंट, 5,000 रुपए तक का फाइन या फिर बोथ। फाउलिंग पब्लिक स्प्रिंग एंड जो आपका रिजर्वायर वाटर है, यानी कि एक ऐसा पानी जो कि पब्लिक एक्सेस के लिए है, उसको आपने क्या किया, खराब करने की कोशिश करी, 6 महीने तक की इंप्रिजनमेंट, 5,000 रुपए तक का फाइन। मेकिंग द एटमॉस्फेयर नॉक्शियस टू हेल्थ, आपने क्या किया, एटमॉस्फेयर को खराब करने की कोशिश करी, 1,000 रुपए तक का फाइन। रैश ड्राइविंग एंड राइडिंग अ पब्लिक वे, अब आप क्या कर रहे हो, रैश ड्राइविंग कर रहे हो पब्लिक वे में, आप क्या कर रहे हो, उसको ब्लॉक करते हुए ड्राइव कर रहे हो, 6 महीने तक की इंप्रिजनमेंट, 1,000 रुपए तक का फाइन। रैश नेविगेशन ऑफ अ वेसल, यानी कि किसी वेसल को, किसी शिप या बोट को गलत रास्ते पे क्या कर रहे हो, नेविगेट कर रहे हो, गलत तरीके से चला रहे हो, रैश ड्राइविंग कर रहे हो, 6 महीने तक की इंप्रिजनमेंट, 10,000 रुपए तक का फाइन। एग्जीबिशन ऑफ फॉल्स लाइट मार्क और बॉय, क्या कह रहा है, अप टू 7 years ऑफ इंप्रिजनमेंट एंड 10,000 रुपीज का फाइन। तो आप क्या कर रहे हो, गलत लाइट या वो सब दिखा रहे हो जिससे शिप्स वगैरह का जो रास्ता है वो डाइवर्ट हो जाता है। अनसेफ और ओवरलोडेड वेसल फॉर हायर, अब आप क्या कर रहे हो, गलत तरीके से, अनसेफ तरीके से ओवरलोडेड वेसल को ऑपरेट कर रहे हो, 6 महीने तक की कैद, 5,000 रुपए तक का फाइन और दोनों। अब ये क्या कह रहा है, डेंजर ऑब्स्ट्रक्शन इन अ पब्लिक वे नेविगेशन, आपने कोई ऑब्स्ट्रक्शन या डेंजरस चीज करी पब्लिक वे या नेविगेशन में, 5,000 रुपए तक का फाइन। नेग्लिजेंट हैंडलिंग ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस, आपने नेग्लिजेंटली हैंडल किया ऐसी चीज जो जहरीली है, जिसकी वजह से, फैमिली मैन वेब सीरीज अगर देखी होगी तो पता होगा, यहां पे क्या है, 6 महीने तक का इंप्रिजनमेंट, 5,000 रुपए तक का फाइन। नेग्लिजेंट हैंडलिंग ऑफ फायर और कंबल्सेंट मटेरियल, यानी कि आपने फायर या ऐसे जो हाईली कंबशनेबल आइटम्स होते हैं जो हाईली इन्फ्लेमेबल है उनको नेग्लिजेंटली हैंडल किया, 6 महीने की इंप्रिजनमेंट, 2,000 रुपए तक का फाइन। नेग्लिजेंट हैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस को आपने नेग्लिजेंटली हैंडल किया, 6 महीने तक की इंप्रिजनमेंट, 5,000 रुपए तक का फाइन। नेग्लिजेंट हैंडलिंग ऑफ मशीनरी, जो मशीनरी है उसको आपने नेग्लिजेंटली हैंडल किया, 6 महीने तक की इंप्रिजनमेंट, 5,000 रुपए तक का फाइन। नेग्लिजेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और रिपेयरिंग, आपने बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट या उसकी रिपेयरिंग करी नेग्लिजेंटली, 6 महीने तक की इंप्रिजनमेंट, 5,000 रुपए तक का फाइन। और नेग्लिजेंट हैंडलिंग ऑफ एनिमल्स भी अगर आपने किया तो 6 महीने तक की कैद और 5,000 रुपए तक का फाइन होगा। बात समझ में आ रही है? दुष्यंत जी एनी टाइम, यू वेलकम, यू वेलकम, यू वेलकम। चलो अब आते हैं फाइनल, आई प्रॉमिस फाइनल चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, जो कि बात करता है पब्लिक जस्टिस की। ठीक है, फॉल्स एविडेंस और पब्लिक जस्टिस की। यहां पे आपको फटाफट टॉपिक्स दिख रहे हैं, उसके हम लोगों को फटाफट क्या देखने हैं, किसकी कितनी पनिशमेंट है, बस वो चीज हो जाए तो समझ जाइएगा आपका आज का सेशन खत्म। 227 बात करता है गिविंग ऑफ फॉल्स एविडेंस की, कि अगर कभी भी कोई व्यक्ति क्या करता है, फॉल्स एविडेंस जैसी चीजें देता है जो वो जानता है कि वो ट्रू नहीं है, तो वो डिफाइंड है 227 ने। 228 क्या कहता है, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, तो अगर कोई व्यक्ति फॉल्स एविडेंस को फैब्रिकेट करता है, यानी कि क्या करता है, प्लांट करता है, तो उसको डिफाइन किया गया है 228 में। अब 227 फॉल्स एविडेंस की पनिशमेंट 229 में दी हुई है, वो क्या कहती है, 7 साल तक की कैद और 10,000 रुपए तक का फाइन। ठीक है, और दूसरे केसेस में, और अगर कोई अदर केस है तो 3 साल तक की कैद और 5,000 रुपए तक का फाइन। 230 किसके बारे में बात करता है, फॉल्स एविडेंस टू प्रोक्योर कन्विक्शन
ऑफ कैपिटल ऑफेंस। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने क्या किया, फॉल्स एविडेंस इसलिए दिया ताकि किसी व्यक्ति का कन्विक्शन हो पाए कैपिटल ऑफेंस के लिए, यानी कि उसको सजाए मौत मिल पाए, तो ये जो इंटेंट ऑफ कन्विक्ट ऑफ कैपिटल ऑफेंस है उसके लिए उसको क्या किया जाएगा, लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर रिगरस इंप्रिजनमेंट दिया जाएगा 10 साल का और 50,000 का फाइन। इफ इनोसेंट पर्सन इज एग्जीक्यूटेड, अगर उसके कारण एग्जीक्यूशन हो गया यानी कि डेथ पेनल्टी किसी को दे दी गई, तो उस परिस्थिति में क्या किया जाएगा, उसको सेम पेनल्टी यानी कि उसको भी फांसी की सजा सुनाई जाएगी। ठीक है। फॉल्स एविडेंस टू प्रोक्योर कन्विक्शन ऑफ लाइफ इंप्रिजनमेंट। अगर कोई व्यक्ति क्या करता है सर, अगर कभी भी कोई व्यक्ति ये क्या कहता है, अगर कभी भी कोई व्यक्ति किसी सामने वाले व्यक्ति को लाइफ इंप्रिजनमेंट दिलवाने के लिए फॉल्स एविडेंस देता है तो उसको हम क्या करेंगे सर, उसको भी हम उसी पनिशमेंट के थ्रू गुजारेंगे। 232 क्या कहता है, 232 कहता है थ्रेटनिंग समवन टू गिव फॉल्स एविडेंस। ये क्या कह रहा है, अगर आप कभी सामने वाले को डराओ कि आप क्या करोगे, उसके खिलाफ फॉल्स एविडेंस दे दोगे तो आपकी सजा 7 साल की है प्लस फाइन है या फिर दोनों है। इफ इनोसेंट पर्सन इज रॉन्गली पनिश्ड, अगर जो है एक बेगुनाह व्यक्ति को सजा मिल गई गलत तरीके से तो सेम सजा दी जाएगी आपको जो उस व्यक्ति को दी गई है। उसके साथ ही साथ 233 यूजिंग फॉल्स एविडेंस, अगर आप फॉल्स एविडेंस यूज करते पकड़े गए तो आपकी सजा कितनी है, सेम पनिशमेंट एज फॉल्स एविडेंस, जो कि फॉल्स एविडेंस की सजा हमने यहां पे देखी थी। ये देखो फॉल्स एविडेंस की सजा कितनी है सर, आपको 7 साल तक की सजा और 10,000 रुपए तक का फाइन देना पड़ सकता है। ठीक है। उसके बाद आता है 234 इशूइंग और साइनिंग अ फॉल्स सर्टिफिकेट। ये क्या कह रहा है, इशूइंग और साइनिंग अ फॉल्स सर्टिफिकेट एडमिसिबल इन एविडेंस पनिशेबल एज गिविंग फॉल्स एविडेंस। अभी क्या कह रहा है कि अगर आप इशू करते हो या साइन करते हो किसी ऐसे सर्टिफिकेट में जो आप जानते हो कि एक एविडेंस की तरह लिया जाएगा और आप ये जानते हो कि ये फॉल्स एविडेंस है, तो ये क्या है, अपराध है। अभी क्या कह रहा है, अगर आप ऐसे फॉल्स सर्टिफिकेट को यूज करते हो तो ये क्या है, ये अपने आप में एक अपराध है। और 236 क्या कहता है, फॉल्स स्टेटमेंट इन अ लीगल डिक्लेरेशन, मेकिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट इन अ लीगल डिक्लेरेशन इज एडमिसिबल एज एविडेंस इज पनिशेबल एज गिविंग एज फॉल्स एविडेंस। तो इन तीनों के तीनों की सजा कितनी होगी, 7 साल तक की कैद, और यहां पे फॉल्स एविडेंस का जो सजा है वो कितना दिया हुआ है, 5,000 रुपए तक का फाइन, 10,000 रुपए तक का फाइन। तो इन तीनों के तीनों की जो सजा है कितना है, 7 साल तक की कैद और 10,000 रुपए तक का फाइन होगा। बात समझ में आ गई, वेरी गुड। उसके बाद आता है 237 यूजिंग अ फॉल्स डिक्लेरेशन एज ट्रू। अभी क्या कह रहा है, सेम पनिशमेंट एज गिविंग फॉल्स एविडेंस। तो अगर कभी भी कोई फॉल्स डिक्लेरेशन को ट्रू बोल के यूज करता है तो उसकी सजा वही होगी जो फॉल्स एविडेंस की है। कॉजिंग डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस और गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू स्क्रीन एन ऑफेंडर। अब आप क्या कर रहे हो, किसी एविडेंस को या तो गायब कर रहे हो या कोई मिस इंफॉर्मेशन दे रहे हो जिसकी वजह से आप क्या करना चाहते हो, किसी व्यक्ति को स्क्रीन करना चाहते हो, किसी ऑफेंडर को या तो बचाना चाहते हो या कुछ ऐसा करना चाहते हो। तो उस परिस्थिति में हम क्या देखते हैं सर, उस परिस्थिति में अगर ऑफेंस पनिशेबल डेथ के साथ है तो 7 साल तक की कैद प्लस फाइन, अगर लाइफ इंप्रिजनमेंट है या 10 साल तक की कैद है तो सर 3 साल तक की सजा और फाइन, और अगर कोई दूसरा केस है तो 1/4 जो लॉन्गेस्ट टर्म है उसकी सजा मिलेगी। फेलियर टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑफेंडर बाय अ पर्सन लीगली बाउंड टू डू सो। अगर किसी ऑफेंडर के बारे में आप लीगली बाउंड थे उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए और आपने नहीं दी तो आपको 6 महीने तक की कैद, फाइन जो कि 5,000 रुपए तक का है। उसके साथ ही साथ गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑफेंस, अगर किसी अपराध के बारे में झूठी सूचना दी तो सर 2 साल तक की कैद, फाइन और दोनों। डिस्ट्रॉइंग और कंसीलिंग डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड टू प्रिवेंट देयर यूज एज एविडेंस, तो सर यहां पे 3 साल तक की कैद और फाइन है। यानी कि आपने क्या किया, डिस्ट्रॉय किया या किसी डॉक्यूमेंट को या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को छुपा के रखा या डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि आप क्या करो, उसका एविडेंस में इस्तेमाल ना हो पाए, सजा आपके सामने। 242 क्या कहता है, फॉल्स पर्सोनेशन इन लीगल प्रोसीडिंग, अगर आपने गलत तरीके से खुद को अपना प्रेजेंट किया किसी लीगल प्रोसीडिंग में तो 3 साल तक की कैद, फाइन या फिर दोनों होगा। उसके बाद आता है फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट इट्स सीजर। आपने क्या किया, किसी प्रॉपर्टी को फ्रॉडुलेंटली निकाल लिया, हटा दिया ताकि उसको क्या किया जा सके, सीजर होने से रोका जा सके। 3 साल तक की कैद और फाइन जो कि 5,000 रुपए तक का है। फ्रॉडुलेंट क्लेम टू प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट इट्स सीजर, आपने क्या किया, गलत तरीके से एक प्रॉपर्टी पे क्लेम किया ताकि आप उसके सीजर को होने से रोक सको, 2 साल तक की कैद और फाइन या फिर दोनों। फ्रॉडुलेंटली अलाउइंग अ डिक्री टू पास फॉर एन अमाउंट नॉट ड्यू अप टू 2 years प्लस फाइन और बोथ, अगर आपने क्या किया, फ्रॉडुलेंटली अलाउ किया किसी डिक्री को पास होने के लिए जिसका अमाउंट ड्यू नहीं था तो 2 साल तक का फाइन और प्लस बोथ। मेकिंग अ फॉल्स क्लेम इन कोर्ट डिसऑनेस्टली, किसी कोर्ट में गलत तरीके से कोई क्लेम कर दिया तो सर 2 साल तक की कैद और फाइन। फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेनिंग अ डिक्री
फॉर एन अमाउंट नॉट ड्यू, आपने फ्रॉडलेंटली किसी डिग्री को ऑब्टेन करने की कोशिश करी जिसका अमाउंट ड्यू नहीं था, 2 साल तक की कैद, फाइन और दोनों। 248 और 249 फॉल्स चार्ज ऑफ एन ऑफेंस विद एन इंटेंट टू इंजोर, आपने क्या किया, एक गलत चार्ज लगाया किसी ऑफेंस का, तो सजा कितनी होगी, जनरली 5 साल तक की कैद और फाइन जो कि 2 लाख रुपए तक का है, या फिर दोनों। इफ द फॉल्स चार्ज इन्वॉल्व्स अ सीरियस ऑफेंस, यानी कि कोई सीरियस ऑफेंस है जिसकी सजा डेथ या लाइफ इंप्रिजनमेंट है या फिर 10 साल या उससे कम है, तो उस परिस्थिति में 10 साल तक की कैद और प्लस आपको फाइन देना पड़ेगा। हार्बरिंग एन ऑफेंडर, अगर आप किसी ऑफेंडर को हार्बर कर रहे हो तो भैया अगर वो ऐसा ऑफेंस करके भागा है जिसकी सजा डेथ है तो 5 साल तक की कैद, वही सेम चीज, और अगर वो उसकी सजा जो है लाइफ इंप्रिजनमेंट या 10 साल तक की है तो सर 3 साल और फाइन, और अगर कोई दूसरा ऑफेंस है तो मैक्सिमम पनिशमेंट का 1/4 एप्लीकेबल होगा। उसके बाद आता है 250 से लेकर 253 तक। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। एक्सेप्टिंग और अटेम्प्टिंग टू ऑब्टेन ग्रेटिफिकेशन टू कंसील एन ऑफेंस स्क्रीन एन ऑफेंडर, ये क्या कह रहा है कि भैया आप क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट या तो कर रहे हो या तो कोशिश कर रहे हो एक्सेप्ट करने की कोई ग्रेटिफिकेशन जिससे आप किसी ऑफेंस को होने से या किसी हुए ऑफेंस को रोकते हुए दिखाओ या उसको आपका डिस्क्लोज ना करो, तो उसकी सजा क्या होगी, डेथ पेनाल्टी ऑफेंस अप टू 7 years और फाइन। अगर कोई ऐसा अपराध है जिसकी सजा डेथ पेनाल्टी थी तो 7 साल प्लस फाइन। लाइफ इंप्रिजनमेंट थी तो अप टू 10 साल तक का फाइन, सॉरी लाइफ इंप्रिजनमेंट या 10 साल तक की उसकी सजा थी तो 3 साल तक प्लस फाइन। अदर ऑफेंस है तो भाई 1/4, हमें स्टैंडर्ड रूल पता है। ऑफरिंग और गिविंग ग्रेटिफिकेशन टू कंसील एन ऑफेंस और स्क्रीन एन ऑफेंडर, अब आप क्या कर रहे हो, सामने वाले को या तो ऑफर कर रहे हो या तो ग्रेटिफिकेशन दे रहे हो ताकि आप क्या करो, किसी ऑफेंडर को या किसी ऑफेंस को स्क्रीन कर पाओ। तो आप क्या कर रहे हो, वही सेम चीज, अगर डेथ पेनल्टी है तो 7 साल, अगर वो नहीं है तो 3 साल, अगर मतलब 10 साल तक की सजा या लाइफ इंप्रिजनमेंट है तो 3 साल, और वरना 1/4 ऑफ द मैक्सिमम ऑफेंस। टेकिंग ग्रेटिफिकेशन टू हेल्प रिकवर स्टोलन प्रॉपर्टी विदाउट इंश्योरिंग ऑफेंडर्स अरेस्ट, अब आप क्या कर रहे हो, ग्रेटिफिकेशन ले रहे हो ताकि आप स्टोलन प्रॉपर्टी को रिकवर कर पाओ, आप इस बात को इंश्योर ना करना पड़े कि जो ऑफेंडर उसको अरेस्ट करना पड़े, तो 2 साल तक की कैद, फाइन या फिर दोनों। हार्बरिंग अ पर्सन हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम लॉफुल कस्टडी और हुज अरेस्ट और इज ऑर्डर्ड, किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर रहे हो जो कस्टडी से भागा हुआ है या जिसका अरेस्ट वारंट निकला हुआ है लेकिन आप उसकी मदद कर रहे हो, तो वही सेम रूल, 7 साल, 3 साल और 1/4, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं 254 से 257। हार्बरिंग रॉबर्स और डकैट्स टू फेलिसिटेट स्क्रीन देम फ्रॉम पनिशमेंट, पनिशमेंट से बचाने के लिए रॉबर और डकैट्स को अगर रोक रहे हो तो भैया 7 साल तक की जो है आपकी रिगरस इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन, और यहां पे एक्सेप्शन जो है स्पाउसेस यानी कि जो हस्बैंड या वाइफ है उसको दिया जाता है। पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग द लॉ टू सेव पर्सन फ्रॉम पनिशमेंट और प्रॉपर्टी फ्रॉम फोरफीचर, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट किसी व्यक्ति को या तो सजा मिलने से बचाए या फिर उसकी प्रॉपर्टी को जब्त होने से बचाए तो 2 साल तक की कैद, फाइन या फिर दोनों। पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग इनकरेक्ट रिकॉर्ड्स टू सेव अ पर्सन फ्रॉम पनिशमेंट और प्रॉपर्टी फ्रॉम फोरफीचर, ये क्या कह रहा है, पब्लिक सर्वेंट जो है इनकरेक्ट रिकॉर्ड्स बना रहा है जिससे वो क्या करे, किसी व्यक्ति को या सजा से या किसी प्रॉपर्टी को फॉरफीचर होने से बचा सके, तो 3 साल तक की कैद, फाइन या फिर दोनों। पब्लिक सर्वेंट गिविंग अ करप्ट और इलीगल रिपोर्ट, ऑर्डर ऑफ डिसीजन इन जुडिशियल प्रोसीडिंग, एक पब्लिक सर्वेंट अगर करप्ट रिपोर्ट या कोई गलत रिपोर्ट दे रहा है तो उसकी सजा क्या है सर, 7 साल तक की कैद, फाइन या फिर दोनों। अब आखिरी का कुछ सेट और बचा है, इसको भी देख लीजिए। अथॉरिटी कमिटिंग और कन्फाइनिंग अ पर्सन वाइल नोइंगली एक्टिंग कॉन्ट्ररी टू लॉ, अगर एक अथॉरिटी को यह पता है कि वो किसी पर्सन को कन्फाइन कर रहे हैं वाइल नोइंग एक्टिंग, और उनको यह पता है कि वो कानून के विरुद्ध जाके ये काम कर रहे हैं, तो 7 साल तक की कैद और फाइन। पब्लिक सर्वेंट इंटेंशनली ओमिटिंग टू अप्रीहेंड अ पर्सन बाउंड टू बी अरेस्टेड, अगर एक पब्लिक सर्वेंट इंटेंशनली क्या कर रहा है, इंटेंशनली अप्रीहेंड कर रहा है किसी पर्सन को जो उसको पता है कि अरेस्ट होना चाहिए, तो भैया अगर वो वही 7 साल, 3 साल और 1/4 वाला रूल है। पब्लिक सर्वेंट इंटेंशनली ओमिटिंग टू अप्रीहेंड अ पर्सन अंडर सेंटेंस फॉर लॉफुल कस्टडी, एक व्यक्ति जानबूझ के अप्रीहेंड कर रहा है किसी ऐसे पर्सन को जिसके बारे में वो जानता है कि वो लॉफुल कस्टडी में होना चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा सर, सिमिलर जो आपकी 259 में हम पेनाल्टी पढ़े हैं, यानी कि 7 साल, 3 साल और 1/4। आगे बढ़ते हैं। ओ अच्छा, मैं भूल गया, यहीं तक तो था। तो फाइनली गाइज हमारा ये सेशन खत्म हुआ, एक क्लास बीएनएस खल्लास हो चुका है। 6 घंटे और 45 मिनट ये टाइम है इस वक्त जो मेरे टाइमर पे दिखा रहा है। 6 घंटे 45 मिनट लगे हमें पूरे बीएनएस को खत्म करने में। अब जाने से पहले आप सब लोगों को जो बताना चाहता हूं, सारे एरियाज को हमने कवर किया। अब आपको क्या करना है सर, इसको 2x पे डालना है, यानी कि आप तकरीबन 3.5 घंटे के अंदर इसको 2x पे अगर सुनेंगे तो आपका पूरा बीएनएस खत्म हो जाएगा। तो इसी काम को करिएगा। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। मैं एक बार जरा कमेंट बॉक्स पे देख लेता हूं कितने लोग अभी तक हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच आस्था जी।
बीएसए तो मैं बस अब विनय प्रीत जी, मैं जो बीएसए है वही मेरा टारगेट है, तो अब आप उसकी चिंता मत करें, हम अब बीएसए ही करने वाले हैं। अब इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूं भाई, जिन लोगों ने मेरे कारण में कुछ खाया पिया नहीं है उनको मेरी तरफ से माफ़ी। आई एम प्रीटी श्योर कि एंड आई एम होपफुल कि ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर रही तो सेशन को लाइक किए बिना मत जाना, क्योंकि इतनी देर रात हो गई है, अब हम दोनों के अलावा और यहाँ है कौन, मतलब हम सब लोगों के अलावा यहाँ है कौन। तो लाइक करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं भाई, उससे फायदा मिलेगा। ठीक है, चलो अब जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बता दूं, आज 13 तारीख हो चुकी है, क्योंकि रात के इस वक्त बज रहे हैं कितने 1:52, यानी कि रात के 2 बजने वाले हैं, और आज हमारे ऑफर का लास्ट डेट है 13 तारीख का। तो आज अगर आप इस ऑफर को अवेल करते हैं तो आपको हमारे सभी जुडिशरी सब्सक्रिप्शन पे 60% ऑफ और 12 मंथ का फ्री एक्सटेंशन मिलता है। यानी कि हमारे 1 साल का कोर्स जो 81,000 का था वो आपको 32,499 का, और हमारे 2 साल का कोर्स जो कि 1 लाख रुपए का था वो अब 39,999 में मिल रहा है, 39,999 में मिल रहा है। ठीक है, सेम चीज हमारे आइकॉनिक का कोर्स जो 1 साल का 1 लाख रुपए का था वो 2 साल का 41,499 में मिल रहा है। और ये बेस्ट ऑफर आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा, तो इसके लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है PS, जिसका लिंक नीचे कमेंट में भी, जो लाइव कमेंट है वहां पे अटैच है, मैं आपको वहां पे दिखा सकता हूं। चलो, वेरी गुड गाइस। बेयर एक्ट की लैंग्वेज कैसे लर्न करें? एडवोकेट प्रियंका जी आप स्टार्टिंग से हैं, थैंक यू सो मच गाइज। कंचन अंजन जी, आप सब लोग, नीलेश जी, सोनाली जी, भारती जी, पुष्पेंद्र जी, आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। इतनी रात को लाइव, हमारा लाइव ऐसे ही चलता है भाई। बेयर एक्ट की लैंग्वेज कैसे समझे? देखिए, आज मैंने आपको जो समझाया है वो बेयर एक्ट की लैंग्वेज का सिंप्लीफाइड वर्जन है। अब अगर आप जाके बेयर एक्ट पढ़ेंगे, जो भी पोर्शन आपको सबसे अच्छा समझ में आए उस पूरे चैप्टर की बेयर एक्ट की लैंग्वेज को पकड़िए, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो तो भाई PS कोड का इस्तेमाल करना है, बैचेस शुरू हो रही हैं। इस बात को भूलना नहीं है कि भाई प्रांजल सर के साथ अपने जुडिशरी की तैयारी करनी है। इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको अनअकैडमी पे मिलते हैं। मैं अपनी बैच आज ही से, यानी कि 13 तारीख से शुरू कर रहा हूं। ये एक ऑल स्टेट्स कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जिसका नाम है सृजन, जो कि आज 13 तारीख से शुरू हो जाएगी। इस बैच को भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो PS कोड का इस्तेमाल करें। अभी रात के 2 बज रहे हैं, इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं, और सुबह 10 बजे ठीक मैं आपको अनअकैडमी एप्लीकेशन पे मिलूंगा हमारे BNSS की हिस्ट्री से। ठीक है, ये मेरी पहली क्लास है कल सुबह 10 बजे, तो उसके लिए आप तैयार हो जाइए, मुझे वहीं मिलिए, वहीं पे पढ़ाई होगी और मजा आएगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद अब हम आगे बात करते हैं राजस्थान के रैपिड बैच की, प्रीलिम्स और मेंस की। ये बैच भी हमारी 6 तारीख से शुरू हो चुकी है। ये एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव, ये एक ऐसी रैपिड बैच है, एक ऐसा क्रैश कोर्स है जिसमें हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करवाएंगे 3 से 4 महीने में, और पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच को छोड़िएगा मत बिल्कुल भी, क्योंकि विशाल सर, अनिल खन्ना सर, फैजान सर और कनिष्क सर मिलकर आपको यहाँ पढ़ाने वाले हैं और राजस्थान के लिए आपको तैयार करने वाले हैं। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप इंडिया के सबसे बड़े जुडिशरी एजुकेटर अनिल खन्ना सर के साथ पढ़ना चाहते हैं, अपनी जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं, तो अनिल खन्ना सर का जो ऑफलाइन बैच है वो जो चंडीगढ़ में चलता है, उसमें आप में से बहुत सारे लोग नहीं जा पाते क्योंकि लिमिटेड सीट है। लेकिन अब सर की जो लाइव क्लासेस है हमारे प्लस और आइकॉनिक दोनों पे अवेलेबल है, तो आपको कुछ नहीं करना है, मेरे कोड का इस्तेमाल करना है। मेरे कोड के इस्तेमाल करने से क्या होगा सर, आपको सबसे पहले तो मेरी फ्री में मेंटोरशिप मिल जाएगी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, प्लस आपको हमारा ये 60% ऑफ प्लस 12 मंथ का एक्सटेंशन वाला ऑफर भी मिल जाएगा। तो इन दोनों को छोड़िएगा मत, आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और आप सबसे अब मुलाकात करेंगे हम। ये भी मत भूलिएगा कि प्रांजल सिंह जुडिशरी, प्रांजल सिंह अनअकैडमी मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसमें मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आके आपको इस क्लास के PDFs एक्सेट्रा भी मिल जाएंगे। चलो, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। आप सबसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। आप सभी को वेरी गुड नाइट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। बहुत जल्द मुलाकात होगी, कल भी कुछ लाइव सेशंस हैं और BSA अब अगला टारगेट है जिसको हम शुरू करेंगे। तो आई होप आप सब बहुत बढ़िया हैं, आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चले। ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड।